इस कहानी की शुरुआत यूयांग बेस सिटी से होता है, जो कि अलायंस का दक्षिणी भाग होता है। यहाँ पे एक लड़की कह रही होती है, भाई आप उड़ जाइए। वो लड़का उड़ते हुए कहता है क्या, और हम देखते हैं कि वो लड़की कह रही होती है कि भाई आप उठ ही गए, क्या आपको कैप्टन चैन को जाकर रिपोर्ट नहीं करना है, आपको इसमें देरी हो रही है। तभी वो लड़का उठता है और देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें उस लड़के का नाम पता चलता है, जिसका नाम किनफैंग होता है। वो उड़ते हुए कहता है चूचू, और वो जाकर अपने बहन के गले लग जाता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे सपने में मिले हुए लंबा समय हो गया है। वो लड़की ये सुनकर कहती है, क्या सपने में? क्वीन कहता है, तुम्हें मरे हुए 3 साल हो गया और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। चूचू उसे धक्का देते हुए कहती है, तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, और कौन 3 साल से मर गया है? तभी क्वीन अपने मन में सोचता है, तो अभी जो मैं देख रहा हूँ वो सपना नहीं है, चूचू तो सच में जिंदा है। तभी चूचू कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम देर रात तक हॉरर मूवी मत देखा करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी है। देखो अब तो तुम्हें बुरे बुरे सपने भी आने लगे हैं। क्वीन चूचू को देखकर अपने मन में सोचता है कि चूचू अब तक जिंदा है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वो अपने आसपास देखता है और कहता है, 1 मिनट रुको, आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ, आखिरकार ये जगह कौन सी है और तारीख क्या है। तभी वो तारीख की तरफ देखता है तो अभी 2019 चल रही होती है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि आज 7 अगस्त है और इसके 3 साल बाद चूचू का एक्सीडेंट हो गया था। तभी हम देखते हैं कि किन के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है और ये मेरे दिमाग में किस तरह का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन कहता है कि मेरा नाम किनफैंग है और अभी की मैं जिस दुनिया में हूँ यहाँ पे एलिमेंट पावर है और ये दुनिया बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर बहुत खतरनाक डेमोनिक बीस्ट सब है और उन लोगों के सामने इंसानी पावर और मिलिट्री पावर दोनों बेकार है और हम लोग केवल बेस सिटी में ही रहते हैं। यहाँ तक कि बेस सिटी के पास इतनी पावर नहीं थी कि उन सभी बीस्ट को रोक सके और सारी इंसानियत खत्म होने के कगार पे थी, जहाँ पे सभी लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। तभी इंसानों को एक एशियंट रियून मिला जिसमें एलिमेंट पावर को कल्टीवेशन पावर में एलिमेंटल पावर को कल्टीवेट करने का मेथड था। जो एलिमेंट पावर को कल्टीवेट करते हैं उसे एलिमेंटिस्ट कहते हैं और एलिमेंटिस्ट बहुत सारे एलिमेंट पावर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि विंड पावर, थंडर, लाइट, फायर है। इसके वजह से वो केवल बीस्ट से लड़ ही नहीं पाते हैं बल्कि इससे उसे मार भी देते हैं। और इसके बाद से ह्यूमन सिविलाइजेशन जहाँ पे बढ़ने लगा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे एलिमेंटिस्ट को सुप्रीम माना जाता है और इसकी ताकत को बहुत ज्यादा सराहा जाता है। तभी किन कहता है, ठीक है मैं सब कुछ समझ गया हूँ, ये अर्थ नहीं है, मैं अब दूसरी दुनिया में आ गया हूँ जो अर्थ के ही पैरेलल है। तभी चूचू कहती है, ब्रदर ये आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी से आप अपने सेंस में आ जाइए। अगर आप जाकर कैप्टन चैन को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी कोई दरवाजे पर से चिल्लाता है, किनफैंग और चूचू क्या तुम दोनों घर पे हो? चूचू दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए कहती है कि मैं दरवाजा खोलने के लिए आ रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि चूचू दरवाजा को खोल देती है। कैप्टन चैन बोलते हैं कि तुम दोनों सिबलिंग को हुआ क्या है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम दोनों को अपने बारे में डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में जाकर के रिपोर्ट करना है? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता है कि ये मीटिंग हर हफ्ते होती है? अगर तुम रिपोर्ट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम जिंदा हो या मर गई हो? मैंने तुम्हें पहले कह दिया था ना कि हम मुझे इन्फॉर्म कर देने के लिए, और मैंने तो तुम्हारे भाई को इस हफ्ते में एडवांस में कह दिया था और वो तो मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो इस बार नहीं भूलेगा। तो बड़ा भाई कहाँ है? जल्दी से बोलो, आकर वो मुझसे मिले, मुझे उससे कुछ बताना है। किनफैंग तुम कमीने बाहर आओ। हम देखते हैं कि ये सुनकर चूचू घबरा रही होती है और कहती है, कैप्टन चैन मेरा भाई तो आपके पास जाने ही वाला था, लेकिन आप यहाँ पे क्यों आ गए? तभी कैप्टन चैन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल करो। और तभी हमें कैप्टन चैन का पूरा नाम पता चलता है, जो कि पूरा नाम चेनमिंग होता है और वो कैसे एलिमेंटिस्ट होता है, वो डिस्ट्रिक्ट के गार्ड का कैप्टन होता है। कैप्टन चैन कहते हैं, अगर तुम वहाँ पे समय से पहुँच जाते तो मुझे यहाँ पे नहीं आना पड़ता, मीटिंग अब खत्म हो गया है, तो तुम्हारे वहाँ जाने से क्या फायदा है? तुम लोग क्या सिक्योरिटी कोड खोना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम लोग के सिर यहाँ से लात मार के निकाल दे? चूचू कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। तभी कैप्टन कहते हैं, मैं यहाँ पे तुम्हारे भाई को कुछ बताने के लिए आया हूँ। तुम्हें गार्ड स्टेशन में 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट करनी है और 1 हफ्ते के लिए तुम्हें इस डिस्ट्रिक्ट की पेट्रोलिंग करनी है। तभी क्विंगमिंग कहता है, 3 दिनों बाद, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? तभी कैप्टन चैन कहते हैं, कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत ज्यादा बीस्ट आ रहे हैं, तो उच्च अधिकारी के लोगों ने कहा है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए और मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने के लिए आया हूँ कि जो जूल थी, जो तुम लोग का ख्याल रखती थी, वो कल गार्ड ड्यूटी करते हुए वो शहीद हो गई और हमने पता लगाया है कि उसे शहीद करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक ब्लैक पैंथर बीस्ट है। ये सुनकर चूचू बहुत ज्यादा घबराने लगती है और कहती है, क्या आंटी जूली मारी गई? ये सुनकर किन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इस दुनिया में भी ऐसा हुआ
है। अगर मैं पिछली दुनिया की बात करूं तो आंटी जूली को एक ब्लैक लिपर्ड कार ने मार दिया था। कैसे पैरेलल दुनिया का इवेंट एकदम सेम ही हो सकता है। तभी कैप्टन कहता है कि जूली का जो विल है, जूली का जो वसीयत है, उसके अनुसार उसका पेंशन अब तुम दोनों भाई बहन को मिलेगा। यही उसकी आखिरी इच्छा थी। उसके बाद कैप्टन कहते हैं कि तुम्हें 3 दिन बाद गार्डिंग करने के लिए जाना है, तो तुम्हें जरा ध्यान देना होगा। हम चूचू को देखते हैं जो उस आंट के लिए रो रही होती है। तभी किन अपने मन में सोचता है कि चूचू को 3 दिनों में पेट्रोलिंग करने के लिए जाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 दिनों के अंदर में चूचू खतरे में आ जाए? चूचू और हम दोनों एक दूसरे पे ही निर्भर है। हम दोनों सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन हम दोनों एक परिवार की तरह है। और वो गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने एक बार चूचू को खो दिया है, चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, मैं उसे नहीं खोने वाला हूँ। मैं उसकी किस्मत को बदल दूंगा और ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। तभी किन कैप्टन से कहता है, कैप्टन चैंग, क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हैं? क्या मैं चूचू का ड्यूटी अकेले कर सकता हूँ? मैं पेट्रोलिंग मिशन को 2 वीक तक कर लूंगा। कैप्टन कहते हैं, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। पेट्रोलिंग ड्यूटी के बारे में उच्च अधिकारी के लोग मैनेज करते हैं, कोई एक दूसरे की जगह को नहीं ले सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो हमारे बहुत सारे बनाए हुए नियम कानून बिगड़ जाएंगे। इस सिटी में कोई भी अमीर आदमी नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे नियम कानून बहुत ही ज्यादा कड़ा है और इस सिटी का सप्लाई बहुत कम लिमिटेड है और यूजलेस पर्सन को हम लोग बैठा कर नहीं खिला सकते हैं। अगर हमारा कोई नियम कानून नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें बता दूं, पिछले ही महीने हम लोगों ने कुछ बूढ़े और जवान लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया था और इस सिटी के बाहर में हर तरफ बीस्ट और डीमोन है। 1 लेवल के स्टार मार्शल आर्टिस्ट को भी सर्वाइव करने में बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है। किनफैन कहता है, ठीक है मिस्टर चैन, हम समझ गए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, कैप्टन चैन तो कुछ ज्यादा ही सख्त है। तभी कैप्टन चैन कहते हैं कि तुम नियम को जानते हो किनफैंग, अगर तुम चूचू को सेव करना चाहते हो तो जल्दी से अपने सिटीजन स्टेटस को प्रमोट करो। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम्हें बाहर का मिशन दिया जाएगा। तभी क्वीन कहता है, कैप्टन चैन, मैं अपने सिस्टर को प्रमोट करने के लिए क्या करूँ? तभी हम देखते हैं कि वो एक लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है और कहता है कि उसके लिए उसे एक एलिमेंटिस्ट होना चाहिए और बाहर जाकर उसे डिमोन बीस्ट का शिकार करना होगा। अगर वो एलिमेंटिस्ट नहीं है तो उसे इस सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पास इस सब के अलावा भी एक सिंपल मेथड है। किनफैंग कहता है, क्या कोई सिंपल मेथड है? कैप्टन चेन कहते हैं, जल्दी से तुम 10 मिलियन मुझे दे दो और मैं तुम दोनों का स्टेटस का लेवल अप कर दूंगा। 10 मिलियन का नाम सुनकर किनफैंग और चूचू एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी कैप्टन चैंग कहते हैं, बच्चे तुम थोड़ा ध्यान से सोचो, इस दुनिया का नियम है जो बहुत ज्यादा कठोर है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पे कोई भी नियम नहीं है, केवल अमीर लोग ही है जो इस सबको सेट करते हैं। किनफैंग अपने मन में सोचता है, हमारे पास जितना भी पैसा है वो मिला के बस कुछ ही हजार होंगे और मैं तो एक एलिमेंटिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन बिना किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के प्रोटेक्शन के बिना यहाँ पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम कमजोर लोग रह सके। लेकिन अगर यहाँ पे बीस्ट का वेव आया तो पूरे सिटी को भी तबाह कर सकता है, तब उस वक्त मैं चूचू को कैसे बचाऊंगा? तभी कैप्टन चैन जाते हुए कहते हैं, अगर तुम एक एलिमेंटिस्ट बन जाओगे तो तुम्हारा स्टेटस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और उसके बाद तुम्हें कभी भी पेट्रोल ड्यूटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी एक एलिमेंटिस्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिल जाता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए तुम्हारे पास टैलेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना आगे का सोच लो। याद रखना, तुम दोनों को 3 दिनों के अंदर में आकर के रिपोर्ट करना है, नहीं तो तुम दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और तुम दोनों को तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, पिछली बार ही हम लोगों ने कुछ लोगों को निकाला है। तभी चूचू कहती है, भाई पेट्रोलिंग करना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या मेरा हाल भी आंटी जूली की तरह होगा? तभी किन कहता है, तुम क्या बकवास किए जा रही हो, तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। चूचू कहती है, ठीक है भाई। किनफैंग अपने मन में सोचता है, कैप्टन चैन ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। मैं अभी ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ पे ताकत को ही सब कुछ माना जाता है। अगर मैं एक बार एलिमेंटिस्ट बन गया तब मैं जाके चूचू को प्रोटेक्ट कर सकूंगा, लेकिन मैं तो दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, मेरा सिस्टम आखिरकार कहाँ है? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सिस्टम ओपन होता है, जिसे देखकर किनफैंग कहता है, आखिरकार ये क्या है? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, यहाँ पे सच में एक सिस्टम आ गया है। और हम देखते हैं कि उस सिस्टम को देखकर किनफैंग हंसते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास अब भी मौका है मेरा अपना भविष्य बदलने का। सीन हम यूनियन बेस की एक जगह का देखते हैं जहाँ पर उस गली में दूर दूर तक कोई नहीं होता है। तभी किनफैंग अपने सिस्टम को खोलता है और किनफैंग कहता है कि तुम्हारा नाम डिवाइन एलिमेंटिस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, तुम मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तभी सिस्टम कहता है कि सिस्टम होस्ट की क्वालिफिकेशन को स्कैन कर रहा है। तभी सिस्टम बतलाता है कि होस्ट का नाम किनफैंग है, उसके अंदर विंग एफिनिटी की एबिलिटी 0.7 है, थंडर एफिनिटी 0.7 है और आइस एफिनिटी 0.5 है। अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो होस्ट के पास किसी तरह से मेंटलिटिस्ट बनने का कोई पावर नहीं है। ये सुनकर किनफैंग गुस्सा करते हुए कहता है, तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो? अगर मेरे पास एलिमेंटिस्ट बनने का पावर होता तो मैं तुम्हें अपने आप को स्कैन करने को क्यों देता? अभी सिस्टम कहता है, आप
आपके लिए एक रिवार्ड आ गया हुआ है जो कि विंड एफिनिटी है। क्विनफैंग कहता है ये हुई न बात, और हम देखते हैं कि उसके अंदर विंड का पावर बढ़ने लगता है। तभी सिस्टम कहता है होस्ट आपको बहुत मुबारक हो, आपका एक टैलेंट जग गया है। तभी क्विनफैंग सिस्टम में देखता है और कहता है ये तो सुप्रीम रैंक का विंग टैलेंट है, ये टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैं सही से याद करूँ ये जो यूयांग सिटी है उसमें केवल एक ही जीनियस है। अब मुझे तो उन सब की बात ही नहीं करनी है जिसके पास एवरेज रैंक का टैलेंट है, लेकिन यहाँ पे साथ ही सुप्रीम रैंक के टैलेंटेड लोग हैं और उनमें से 7 तो 9 रैंक के एलिमेंटिस्ट है और वे लोग इस दुनिया के टॉप पे है जो कि हमारे दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तभी सिस्टम कहता है डियर होस्ट आपको बहुत मुबारक हो, आपको रिवार्ड के तौर पे एक एलिमेंटल कल्टीवेशन मिल रहा है जिस स्किल का इस्तेमाल करके आप किसी भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इस स्किल की वजह से आप डिमॉन के बीस्ट कोड को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये देखकर क्विनफैंग कहता है कि मैंने पहले से ही इस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट की प्रैक्टिस कर ली है, अगर मेरे पास स्किल होगा तब तो मैं बीस्ट के कोड को भी ऑब्जर्व कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम उसे एक और रिवार्ड देता है जो कि वो एक बीस्ट का कोड होता है और वो 4th लेवल का होता है, जिसे देखकर क्विनफैंग कहता है ये तो बीस्ट का एक कोड है। तभी क्विनफैंग बताता है कि डीमन बीस्ट का कोड उसके जिंदगी का आधार होता है और उसी के जरिए उसके पूरे शरीर को एनर्जी मिलता है। अब साइंटिस्ट लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर सीधी जानकारी से मैं कहूँ तो इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करना है, लेकिन मेरा स्किल ये मुझे अनुमति देता है कि मैं इसे सीधे ऑब्जर्व कर लूं। चूचू अब पेट्रोलिंग के लिए 3 दिन में जाने वाली है। क्विनफैंग आगे कहता है कि अगर मैं ताकतवर नहीं बन पाता हूँ तो मेरे टैलेंटेड होने का क्या फायदा। तभी क्विनफैंग कहता है ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा और हम देखते हैं कि वो उस बीस्ट कोड को खा लेता है। वो जैसे ही बीस्ट कोड को खाता है कि उसके शरीर में बहुत सारी एनर्जी आने लगती है। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट ने बीस्ट कोड को सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर लिया है और वो बॉडी स्ट्रेंथ रियल्म के लेट स्टेज पे पहुंच गए हैं। तभी क्विनफैंग कहता है देखने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बॉडी स्ट्रेंथ रियल्म के लेट स्टेज पे सीधा पहुंच गया हूँ। ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर मैं ऐसे ही डिमोनिक बीस्ट के कोड को ऑब्जर्व करता रहूंगा तो मेरा कल्टीवेशन पावर तो 100% हो जाएगा और जैसे ही इसका मतलब मैं 1 स्टार का अल्टीमेटिस्ट बन गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 9 स्टार का एलिमेंटिस्ट बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तभी सिस्टम कहता है यहाँ पे मिशन अब ट्रिगर हो गया है, अब आपको व्हील कल्टीवेशन के 100 लेवल पे जल्दी से पहुँचना है। अगर आप इस मिशन को पूरा कर लेंगे तो वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। अभी क्विनफैंग सिस्टम में रिवार्ड दिखता है, अगर वो इसे 3 दिन में कंप्लीट कर लेगा तो उसे एक स्टोरेज रिंग मिलेगा। अगर वो उसे 1 दिन में कंप्लीट कर लेता है तो उसे स्टोरेज रिंग के साथ एक विस्टा कोड भी मिलेगा। अगर वो इस मिशन को 2 घंटे में कंप्लीट कर लेता है तो उसे रिंग और बीस्ट कोड के साथ साथ एक थंडर पावर बढ़ाने वाला एक सामान भी मिलेगा। ये देखकर क्विनफैंग कहता है कि जैसे जैसे टास्क की डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका सामान भी बढ़ता जा रहा है। मैंने अभी लेवल 4 के बीस्ट कोड को कंज्यूम किया है जिसकी वजह से मेरा विन पावर 84% हो गया है। अगर मैं लेवल 2 का कोई दूसरा बीस्ट कोड एब्जॉर्ब करता हूँ तो मेरा विन पावर 100% हो जाएगा और मैं तो बीस्ट कोड को खरीद भी सकता हूँ, लेकिन ग्रेड 2 का बीस्ट कोड उसका वैल्यू 10,000 क्रेडिट है और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महंगा है। अगर मैं आंटी जूली की पेंशन की बात करूँ तो वे केवल 50,000 ही है। तभी क्विनफैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे ये टास्क को खुद से ही कंप्लीट करना होगा। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम क्विनफैंग से कहने लगता है कि डियर होस्ट आप जल्दी से डिसाइड करिए कि आपको कौन सी डिफिकल्टी चूज करना है। तभी क्विनफैंग कहता है सिस्टम मैं सबसे हाई लेवल की डिफिकल्टी को चूज करता हूँ। अगला सीन हम 1 घंटे बाद का देखते हैं जो कि एक म्युनिसिपल बिल्डिंग होता है जहाँ पे क्विनफैंग कहता है मैं ये सिटी बेस में बहुत लंबे टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन पहली बार है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिटीजनशिप अपग्रेड करने के लिए यही सही जगह है। अगर मैं अपना सिटीजनशिप अपग्रेड कर लूंगा तो मुझे और भी ज्यादा रिसोर्सेज मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि क्विनफैंग बिल्डिंग के अंदर जाते हुए कहता है अगर मुझे एक बार पैसा मिल गया है तब मैं जाकर के बीस्ट कोड को खरीद लूंगा। इसके बाद मिशन कंप्लीट हो या ना हो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि मुंह पे एक रिसेप्शनिस्ट होती है जो कहती है हेलो सर मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ और मेरा नाम जाओलू है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। तभी क्विनफैंग कहता है मैं यहाँ पे अपना सिटीजनशिप प्रमोट करवाने के लिए आया हूँ, तो ये मैं कहाँ पे करवा सकता हूँ। जाओलू कहती है कि सर अगर आप कॉमनर सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर विंडो पे जाना होगा। अगर आप अपने शहर का सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको 3रे नंबर के विंडोज पे जाना होगा। तभी क्विनफैंग कहता है अगर मैं उससे भी अपर ग्रेड का सिटीजनशिप अपग्रेड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। ये सुनकर जाओलू एकदम से चौंक जाती है और कहती है क्या आपको उसके भी ऊपर का सिटीजनशिप अपग्रेड कराना है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है ये तो भी बहुत जवान है और ये सबसे अपर लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहता है और ये सिटीजनशिप खुद के बदौलत अपग्रेड कराना चाहता है। क्या ये किसी बड़ी फैमिली से है या फिर इसका परिवार वाला कोई नोबेल है। हम
हम देखते हैं कि कुनफी की बात को सुनकर के वहाँ के सारे लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। हम देखते हैं कि इधर जालू अपने मन में सोच रही होती है, कोई भी कॉमनर सीधा अपर लेवल का सिटीजनशिप को अपग्रेड नहीं करा सकता है। अगर ये कुछ गलत तरीके से करवाता है तो उसको सजा के तौर पे उसे जान से मार दिया जाता है। तभी वो रास्ता दिखाते हुए कहती है, सर अगर आप अपर लेवल की सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे पीछे आइए। कुनफेंग कहता है ठीक है। अगले सीन में हम डायरेक्टर वैंगजिंग का ऑफिस देखते हैं, जो कि सिटीजनशिप अपग्रेड कराने के डायरेक्टर होते हैं। तभी वहाँ पे जालू आके कहती है, डायरेक्टर वैंग क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? डायरेक्टर वैंग कहते हैं, जालू क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तभी जालू अंदर आते हुए कहती है, डायरेक्टर वैंग ये कुनफेंग है और ये अपर लेवल के सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं। ये सुनकर डायरेक्टर वैंग भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये तो भी बहुत जवान है और ये अभी अपर लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड करना चाहता है। तभी वो कुनफेंग को कहता है, प्लीज आप बैठ जाइए। हम देखते हैं कि कुनफेंग जाकर सोफे पे बैठ जाता है। डायरेक्टर जैंग सोफे पे बैठते हुए कहते हैं, इसे देखने से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई अमीर परिवार से है, क्या इसके पीछे किसी मास्टर का हाथ है? तभी डायरेक्टर वैंग घबराते हुए कहते हैं, जो हाई लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड कराने के लिए आते हैं वो ज्यादातर अमीर फैमिली से होते हैं, उसका कम से कम बॉडी स्ट्रेंथ रियल पे होना चाहिए, तभी वो जाकर हाई लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड करवा सकता है। और बॉडी स्ट्रेंथ रियल पे होने का मतलब ये है वो आगे चल के एलिमेंटिस्ट हो जाएगा। तभी डायरेक्टर वैंग कुनफेंग से पूछते हैं कि आप कितने लेवल तक अपना सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं? कुनफेंग पूछता है यहाँ पे कितने लेवल होते हैं? तभी जोलो कहती है कि ये सब आपके ताकत पे निर्भर करता है कि अभी आप कौन से रियल में हैं। अगर आप बॉडी स्ट्रेंथ के फर्स्ट रियल में हैं तो आप फर्स्ट क्लास का सिटीजनशिप अपग्रेड करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 10,000 हर महीने मिलेगा। अगर आप मिडिल स्टेज के एक्सपर्ट हैं तो आपको महीने में 20,000 मिलेगा। अगर आप पीक लेवल के बॉडी स्ट्रेंथ रियल में हैं तो आपको 30,000 महीने के मिलेंगे। और अगर आप ग्रैंड परफेक्शन स्टेज पे हैं तो आपको चौथे लेवल में कंसीडर किया जाएगा और महीने का आपको 40,000 दिया जाएगा। तभी कुनफेंग कहता है कि अभी जो रिसेप्शनिस्ट ने कहा है वो सच है ना? तो ठीक है, मैं अपना प्रमोशन करवा लेता हूँ। डायरेक्टर वैंग कहते हैं, सर आप अपना प्रमोशनल सर्टिफिकेट दिखाइए और आप अपना मुझे स्ट्रेंथ भी दिखाइए। तभी और वो अपने हाथ में एक विंड का टोर्नेडो बना लेता है। ये देखकर डायरेक्टर वैंग घबराते हुए कहते हैं, ये तो विंड की पावर है। तभी उसकी सिक्योरिटी कहती है, विंड टैलेंट बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, ये तो बॉडी स्ट्रेंथ रियल पे है। तभी डायरेक्टर कहता है, सर मैं आपको क्लास 1 रैंक का सिटीजनशिप दे रहा हूँ, आपको हर महीने में 10,000 क्रेडिट मिलेंगे। तभी कुनफेंग कहता है, तुम थोड़ी देर रुको, मुझे 20,000 चाहिए। अगर मैं रैंक 2 के सिटीजनशिप को अपग्रेड करा लो तो मुझे 20,000 मिलेंगे ना? डायरेक्टर वैंग कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, लेकिन सेकेंड लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड कराना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए आपको बॉडी स्ट्रेंथ के मिडिल स्टेज पे होना होगा। तभी कुनफेंग अपने बॉडी का पावर बढ़ाते हुए कहता है, तो ठीक है जरा आप ध्यान से देखिए। हम देखते हैं वो अपना पावर रिलीज करता है। ये देखकर डॉक्टर वैंग घबराते हुए कहता है, इसका पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये जरूर बॉडी स्ट्रेंथ के मिडिल स्टेज पे है। तभी डायरेक्टर वैंग वहाँ से भागते हुए कहते हैं, सर आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सर अभी मैं आपको क्लास 2 का सिटीजनशिप अपग्रेड करके दे देता हूँ। इधर हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं, जो कुनफेंग को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि ये केवल हैंडसम ही नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है, ये दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा आगे है। तभी कुनफेंग कहता है, डॉक्टर वैंग आप रुकिए, मुझे लगता है कि आपको और नई जगह प्रमोट करनी होगी। ये कहकर कुनफेंग अपने पावर को और ज्यादा रिलीज करने लगता है। कुनफेंग अपना पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि आपको अब लेवल 3 का सिटीजनशिप अपग्रेड करना होगा। ये देखकर डायरेक्टर वैंग कहते हैं, ये तो एलिमेंट फ्लक्चुएशन है और इसका मतलब ये है कि बॉडी रियल स्टेज के लेट पीक स्टेज पे है। डॉक्टर वैंग घबराते हुए कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये अभी इतना जवान है फिर भी इतना ताकतवर है। इधर हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं, जो कुनफेंग को देख के कह रही होती है, ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और इसका टैलेंट तो 10 लाखों में से भी एक है। वो कुनफेंग को देखते हुए कहती है, ये फ्यूचर में जरूर एक ग्रेट एलिमेंटिस्ट बनेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर वैंग कुनफेंग से कहता है कि सर ये रहा आपका अपर क्लास का आईडी कार्ड, और वो एक कार्ड देते हुए कहता है, ये रहा आपका कार्ड, इसमें 6 लाख रुपया है, ये आपका प्रमोशनल सैलरी है। कुनफेंग उस कार्ड को अपने हाथ में लेता है और सोचता है कि आखिरकार मैंने कुछ पैसा जमा कर ही लिया है, अब मैं 20 कोड को खरीद सकता हूँ, उसके बाद मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर लूंगा। डायरेक्टर वैंग उसे एक मोबाइल देते हुए कहता है कि सर आपको ये सेलफोन गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट के तौर पे दी जा रही है, इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग है और इसका अकाउंट आपके आईडी से ऑलरेडी लिंक है। कुनफेंग उस मोबाइल को लेते हुए कहता है, आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए और ये सब करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कुनफेंग उस मोबाइल को देखते हुए कहता है, ये उतना भी बुरा नहीं है, अगर मुझे सही से याद है तो ये मोबाइल नाम का जो सामान है वो इस दुनिया का सबसे लग्जरियस सामान है, बहुत सारे क्रिमिनल लोगों के पास तो ये है भी नहीं। तभी डायरेक्टर वैंग कहते हैं, सर आपका प्रमोशन पूरी तरह से हो गया है। कुनफेंग कहता है, ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम करना
करना है। तभी डायरेक्टर वैंग कहते हैं ठीक है, हम लोग आपको बाहर तक छोड़ कर आते हैं। और हम देखते हैं कि कुनफैंग उस बिल्डिंग से जा रहा होता है और रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर बाय बाय कह रही होती है और आगे वो कह रही होती है कि आप ध्यान से घर जाइएगा। ये देखकर डायरेक्टर वैंग कहते हैं कि जाओलू, सर कुनफैंग कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर ये यहाँ पे वापस आते हैं इन्हें डायरेक्टली VIP रूम में ले जाना और इन्हें हर बार मैं ही अटेंड करूंगा। तभी हम देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट शर्माते हुए कहती है कि चीफ, आपने जो भी कहा है मैं समझ गई हूँ, क्या आप मुझे सर कुनफैंग का नंबर दे सकते हैं? और वो अपने मन में सोच रही होती है कि कुनफैंग बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी डायरेक्टर वैंग कहते हैं, बेवकूफ लड़की, तुम उस पर अपना समय बर्बाद मत करो, वो तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले हैं। जैसा कुनफैंग का टैलेंट है उससे ये छोटी सी सिटी नहीं रोकने वाली है, ये यहाँ पे लंबे समय तक नहीं रहेंगे। कुनफैंग आगे चल के बहुत बड़ा वॉरियर बनेंगे। अगला सीन हम सिविल बिल्डिंग के पास का देखते हैं जहाँ पे एक गली में कुनफैंग होता है और वो अपने हाथों में एक बीस्ट कोड लिए हुए होता है। वो कहता है कि मैं अपना 10,000 इस्तेमाल करके विंड एलिमेंट के सेकेंड ग्रेड का बीस्ट कोड खरीद लिया हूँ। अगर मैं इसे कंज्यूम कर लेता हूँ तो मेरा विल्ड पावर का एफिनिटी 100% हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वो यह कह करके बीस्ट कोड को खा लेता है और हम देखते हैं कि वो जैसे उस बीस्ट कोड को खाता है उसके शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसे एक डिवाइन आर्ट भी मिलता है। तभी सिस्टम कहता है, डियर होस्ट, आपको बहुत मुबारक हो, आपने अभी 2 ग्रेड का बीस्ट कोड एब्जॉर्ब किया है। आपका विल्ड एलिमेंट का एफिनिटी 100% हो गया है और आपने हार्ड डिफिकल्टी मिशन को कंप्लीट किया है, इसलिए आपको एक स्टोरेज रिंग दिया जा रहा है। और हम देखते हैं कि कुनफैंग उस रिंग को अपने हाथों में पहन लेता है। रिंग को देखकर कुनफैंग कहता है, इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्पेस है, इसमें इतना स्पेस है कि इसमें पूरी बिल्डिंग को रख सकता हूँ। ऐसा रिंग जो मार्केट में बिकता है वो इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कुनफैंग का थंडर एलिमेंट का इन्फिनिटी बढ़ने लगता है, जहाँ पे सिस्टम कह रहा होता है कि होस्ट, आपको थंडर एलिमेंट का स्ट्रेंथ रिवार्ड में मिला है और वो आपके बॉडी में सक्सेसफुली कंबाइन हो रहा है। तभी कुछ देर बाद सिस्टम कहता है कि थंडर एलिमेंट पूरी तरह से कंबाइन हो चुका है। तभी सिस्टम कहता है, डियर होस्ट, आपको बहुत मुबारक हो, आपके पास अब थंडर एलिमेंट का भी पावर है। अब आपको इनाम के तौर पे एक थंडर एलिमेंट बीस्ट कोड दिया जा रहा है जो कि ग्रेड 4 का बीस्ट कोड है। ये देखकर कुनफैंग कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, अगर मैं इस थंडर्ड बीस्ट कोड को एब्जॉर्ब कर लूंगा तो मेरा पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और हम देखते हैं तभी वो डिवोरिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और तभी उसके शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। तभी सिस्टम कहता है, डियर होस्ट, आपने थंडर एलिमेंट के बीस्ट कोड को एब्जॉर्ब कर लिया है और आपका थंडर एलिमेंट का एफिनिटी 85% हो गया है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम कुनफैंग का प्रोफाइल निकालता है। ये देखकर कुनफैंग कहता है, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैं अब एलिमेंटल मास्टर हूँ। और अब मैं नॉर्मल एलिमेंट्री मास्टर की बात करूँ तो उसका बैटल पावर केवल 100 के आसपास ही होता है, लेकिन मेरा अभी बैटल पावर 243 है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर में दो एलिमेंट की पावर है, इसी वजह से मेरा बैटल पावर बहुत ज्यादा है। तभी कुनफैंग सिस्टम को देखते हुए मन में सोचता है, क्या मेरे बॉडी में तीसरा एलिमेंट पावर हो सकता है? अगर मैं एक और एलिमेंट पावर को जगा लेता हूँ तब मैं आसानी से 1 स्टार एलिमेंट मास्टर बन जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम कहता है, डियर होस्ट, आपके लिए एक मिशन एक्टिवेट हो चुका है। अब आपके अंदर दो एलिमेंट की पावर है, पहला विल्ड एलिमेंट की और दूसरा थंडर एलिमेंट की। अब आपको स्ट्रेंथ टाइप एलिमेंट की जरूरत है, जिसके लिए आइस एलिमेंट एकदम परफेक्ट होगा और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये देखकर कुनफैंग मन में सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जैसे मैं आइस एलिमेंट के एफिनिटी को बढ़ा लूंगा तब मेरे पास 3 एलिमेंट का पावर हो जाएगा। उसके बाद मैं 1 स्टार का एलिमेंट मास्टर हो जाऊंगा। अगर मैं इस तीनों को साथ में कल्टिवेट करके प्रैक्टिस करूंगा तब मैं भविष्य में 9 स्टार एलिमेंट पावर से भी आगे निकल जाऊंगा। तब मुझे कौन बेवकूफ कहने की हिम्मत करेगा। अब तो मैं रातों रात सेलिब्रिटी बन गया हूँ। अगला सीन हम कुनफैंग के घर का देखते हैं, जहाँ पे चूचू कहती है, भाई आप जल्दी घर आ गए, अभी तो मैं खाना ही बना रही हूँ। कुनफैंग कहता है, बेवकूफ, तुम्हें आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आज रात तुम्हें रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जाऊंगा। अगला सीन में हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे चूचू खाते हुए कहती है, भाई ये रेस्टोरेंट तो बहुत ज्यादा महंगा है और इसमें एक वक्त का खाना खाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, हम लोगों को ऐसे ही पैसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तभी कुनफैंग कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम एक कॉमन इंसान हो, तुम्हारा भाई बहुत जल्द एक नोबल सिटीजन बनने वाला है। ये सुनकर चूचू कहती है, भाई क्या आपको कुछ हो गया है? ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अगर मैं यहाँ के अमीर आदमी की भी बात करूँ तो वो भी ये गारंटी से नहीं कर सकते हैं कि वो एक नोबल सिटीजनशिप ले पाए। आप ये किस तरह से बोल रहे हैं? आपको इस तरह से मुझे दिलासा नहीं देनी चाहिए। तभी कुनफैंग कहता है, मैं नहीं तुम्हें कोई बेवकूफ बना रहा हूँ और न ही खुद में कोई दिलासा दे रहा हूँ। भविष्य में तुम्हें कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं है, बाकी का सारा चीज मैं देख लूंगा।
चूचू कहती है भाई आपके हाथ में कोई खजाना लग गया है क्या, या फिर आपको कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे न्यूज आने लगती है जिसमें एक एंकर बोल रही होती है मेरे पास आप लोग को देने के लिए गुड न्यूज है। और वो आगे कहती है कि कल जो इस सिटी लॉर्ड के बड़े बेटे हैं और हम लोग उसे इस सिटी का जीनियस भी मानते हैं, वो 1 स्टार का एलिमेंट मास्टर बन गया है। वो इस सिटी का सबसे यंगेस्ट एलिमेंट मास्टर है और उसका नाम लिंग टिन यांग है। किनफैंग जैसे ही लिंग टिन यांग नाम सुनता है वो अपने मन में कहता है ये नाम कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी चूचू कहती है ये लिंग टिन यांग बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, ये तो अभी 24 साल का ही है और ये 1 स्टार का एलिमेंट मास्टर बन गया है। किनफैंग कहता है क्या 24 की उम्र में एलिमेंट मास्टर बनना इतना अच्छा होता है। चूचू कहती है हाँ भाई, बहुत सारे लोग तो 40-50 साल की उम्र में एलिमेंट मास्टर बनते हैं, जैसे तुम अंकल चेंगिंग को ही ले लो, वो ऑलरेडी 47 साल के हैं, वो अभी एलिमेंट्री एलिमेंट रियल मास्टर में ही फंसे हुए हैं। चूचू आगे कहती है और जब कोई 24 साल की उम्र में 1 रैंक का मास्टर बन जाता है तो क्या उसे जीनियस नहीं कहा जाएगा। यहाँ तक कि साउथ लाउंस में कोई ऐसा करने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर किनफैंग एकदम शॉक्ड होता है और कहता है क्या चीफ चैंगमिंग 47 साल की है, मुझे तो लगा कि वो 30 साल के हैं। और वो चीफ चैंग के बारे में सोचने लगता है। तभी चूचू बताती है जो एलिमेंट मास्टर का जिंदगी होता है उसकी जिंदगी नॉर्मल लोगों से कई गुना ज्यादा होता है और ये सब उसके ताकत पे निर्भर करता है कि उसका जिंदगी कितना ज्यादा लंबा हो। जो जितना ज्यादा ऊंचा रियल में होगा वो उतना ही लंबा जिएगा और लाइफ स्पेन ज्यादा होने की वजह से वे लोग थोड़ा जवान दिखते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है जो एलिमेंट मास्टर होते हैं वे 300 साल तक जीते हैं। मैं भी उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। तभी चूचू कहती है भाई क्या आप मुझे अपने बारे में बताएंगे कि आपको आज क्या हुआ है, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या, जल्दी से मुझे इसके बारे में बताइए। तभी किनफैंग कहता है नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो कार्ड दिखाते हुए कहता है मैं अब अपर क्लास का सिटीजन हूँ। जैसे ही चूचू वो कार्ड देखती है वो कहती है कि ये तो अपर क्लास का आईडी कार्ड है, भाई आपने ये कैसे किया है। किनफैंग कहता है तुम्हें ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये जानना चाहिए कि तुम्हारा भाई बहुत अमेजिंग है। तभी हम देखते हैं कि चूचू किनफैंग के गले लग जाती है और कहती है भाई तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तभी किनफैंग कहता है बेवकूफ लड़की तुम क्यों रो रही हो। किनफैंग कहता है तुम कल अपने जॉब को खत्म कर दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी चूचू कहती है तब तो मैं हर दिन घर में रहूंगी और मैं आपके लिए अच्छी खाना बनाऊंगी। तभी वो कहता है भाई अगर ऐसा होगा तो क्या मैं आपकी बीवी की तरह नहीं लगूंगी। किनफैंग कहता है बेवकूफ लड़की तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, अब तुम जल्दी जल्दी खाना खाओ, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है जो तुम्हें चाहिए या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर कर दूं। इधर हम देखते हैं कि किनफैंग चूचू को अपने कंधे पे बैठाकर लाद रहा होता है। यहाँ पे चूचू कहती है भाई आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अब तो लिंग टिन यांग से भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तभी किनफैंग कहता है बेवकूफ लड़की तुम सो रही हो फिर भी नींद में तुम मेरी तारीफ ही कर रही हो। तभी किनफैंग को अचानक से कुछ याद आता है और कहता है क्या लिंग टिन यांग, मुझे अब सही से याद आया है कि मैंने ये नाम कहाँ सुना था। लिंग टिन यांग तो लिंग जू यांग का भाई है और लिंग जू यांग वही पर्सन जिसने मेरे पिछली दुनिया में चूचू को जानबूझ के मार डाला था और वो कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर था। और अगर मैं पिछली दुनिया की बात करूँ तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो लिंग टिन यांग का भाई था। जब चूचू का एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पे इस सब चीज को किसी ने देख लिया था, उसने अपने आंखों से देखा था कि वो कार जानबूझकर चूचू को मारा था और उस सड़क पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए जिसमें साफ साफ सारा चीज कैप्चर हो गया हुआ था। जब ये एक्सीडेंट हो गया तो मैंने चूचू को इंसाफ दिलाने के लिए मैं वो कैमरे का डाटा कलेक्ट करने के लिए गया, लेकिन अथॉरिटी ने मुझे कहा कि सारा डाटा बर्बाद हो चुका है और उसने मुझे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया कि ये सब कैसे हुआ और उसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। और इस सारे एक्सीडेंट को होते हुए जिस शख्स ने देखा था उसने भी गवाही देने से मना कर दिया ताकि लिंग जू यांग उसको भी न मार दे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लिंग फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर और ताकतवर थी। उसके बाद लिंग जू यांग को बिना किसी चार्ज के छोड़ दिया गया। किनफैंग कहता है लेकिन मैं बदला लेना चाहता था इसलिए मैंने उसके खिलाफ हर तरह का सबूत जुटा लिया और उसी समय मुझे ये पता चला कि लिंग जी यांग का एक भाई भी है जो अब्रॉड में पढ़ता है और उसका नाम लिंग टायंग था। लेकिन अंत में मैं चूचू को इंसाफ नहीं दिला पाया। मुझे हमेशा से लगता था कि लिंग फैमिली को ये सब करने का कोई मकसद है। लिंग जोयान ने चूचू को किसी मकसद से मारा था, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लिंग टेंयांग अब हम लोग के सामने आ गया हुआ है, तो लिंग जोयांग भी हम लोग के सामने आएगा। आज से 2 दिन बाद मेरे पिछली दुनिया में चूचू का एक्सीडेंट हो गया था और वो उस एक्सीडेंट में मारी गई थी। तभी हम देखते हैं कि किनफैंग अपने बिस्तर से उठता है और वो प्रैक्टिस करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा और लिंग जोयांग के चूचू पे हमला करने से पहले मुझे उसे मार डालना होगा। अगला सीन हम सिटी हॉल का देखते हैं
जहाँ पर क्विनफेंग अपना पावर डायरेक्टर वैंग और रिसेप्शनिस्ट को दिखा रहा होता है, जिसे देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। क्विनफेंग कहता है डायरेक्टर वैंग ये कैसा रहा। ये देखकर डायरेक्टर वैंग अपने मन में सोचते हैं ये तो विंड एलिमेंट का मास्टर है, इसे यहाँ से गए हुए भी एक ही दिन हुआ है और ये ग्रैंड परफेक्शन स्टेज पे पहुँच गया है, ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। रिसेप्शनिस्ट अपने मन में सोचती है बहुत अद्भुत, ये अभी मात्र 17 साल का है और ये ग्रेट परफेक्शनिस्ट टेस्ट पे पहुंच गया है। मैंने सुना था कि अभी जो सिटी लॉर्ड है जब वो 19 साल के थे तब वो ग्रेट परफेक्शनिस्ट टेस्ट पे पहुंचे थे और वो ऐसा करने वाले पूरे सिटी में पहले इंसान थे। डायरेक्टर वैंग अपने मन में सोचते हैं कि क्विनफेंग ने अभी अपना जिस तरह का पावर दिखाया है वो भविष्य में जा करके सिटी लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। क्विनफेंग कहता है मैं तो एक पियरलेस जीनियस हूँ, मैंने एक रात ही कल्टीवेशन किया है और मैं ग्रेट परफेक्शनिस्ट रियल पे पहुंच गया हूँ। अगर और कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो उससे यहाँ तक पहुँचने में 2-3 साल से भी ज्यादा लग जाता। तभी क्विनफेंग कहता है डायरेक्टर क्या आप मुझे लेवल 4 में प्रमोट कर सकते हैं। ये सुनकर डायरेक्टर वैंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, जाओ तुम जल्दी जाओ सर क्विनफेंग की मदद करो और इनके सिटीजनशिप को प्रमोट कर दो। असिस्टेंट वहाँ से जाते हुए कहती है कि हाँ मैं अभी उसे कर दे रही हूँ। तभी क्विनफेंग कहता है डायरेक्टर वैंग यहाँ पे कुछ है जिसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैं आशा करता हूँ कि आप उसमें मेरी मदद करेंगे। डायरेक्टर वैंग कहता है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप मुझे बोल दीजिए, अगर वो मेरे हैसियत में होगा तो मैं उसे जरूर कर दूंगा। तभी क्विनफेंग कहता है यहाँ पे मेरा एक भाई भी है जिसका नाम क्विनमो है, लेकिन वो दूसरे सिटी में रहता है। आज वो हम लोग को यहाँ पे ज्वाइन किया है, मैं चाहता हूँ कि आप उसके आइडेंटिटी कार्ड को एडवांस कर दे, लेकिन क्या इसके लिए उसे यहाँ पे खुद से आना होगा। डायरेक्टर वैंग कहते हैं ये तो बहुत छोटा काम है और वो कहते हैं कि यहाँ पे उन्हें पर्सनली आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी ये सब काम कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो उसी वक्त 40,000 क्रेडिट दे देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट आते हुए कहती है कि लॉर्ड क्विनमो का डॉक्यूमेंट पूरा हो गया हुआ है और आपका भी प्रमोशन हो गया हुआ है। तभी क्विनफेंग कहता है डायरेक्टर वैंग आपको इस सब के लिए बहुत बधाई हो। डॉक्टर वैंग कहते हैं इसमें कोई बधाई देने की जरूरत नहीं है। क्विनफेंग अपने मन में सोचता है अभी लिंग टेंगयांग बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, लेकिन अगर मैं अपने लाइमलाइट में आऊंगा तो मुझे डर है कि मैं चूचू के लिए खतरा बढ़ा दूंगा। और वो डायरेक्टर वैंग से कहते हैं डायरेक्टर वैंग अभी मैं लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज आप इस सब के बारे में किसी को भी मत बताइएगा। डायरेक्टर वैंग कहते हैं कि सर आप चिंता मत कीजिए, ये सब सीक्रेट रहेगा। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर आप अच्छे से जाइए। क्विनफेंग वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है, अब हम लोग अगली बार मिलते हैं। हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे क्विनफेंग अपना ड्रेस बदल के आ गया होता है और कहता है क्या डायरेक्टर वैंग यहाँ है। तभी डायरेक्टर वैंग कहते हैं सर क्विनफेंग आप यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं। और उसे देखकर रिसेप्शनिस्ट कहती है मिस्टर क्वीन आप ऐसे ड्रेसों में तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तभी क्विनफेंग कहता है कि क्विनफेंग मेरा भाई और मेरा नाम क्विनमो है। डायरेक्टर वैंग घबराते हुए कहते हैं लेकिन आप दोनों का शक्ल तो एक जैसा है। क्विनफेंग कहता है कि मैं और मेरा भाई दोनों ट्विंस हैं, इसलिए हम दोनों का शक्ल एक जैसा दिखता है। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर वैंग और रिसेप्शनिस्ट घबराते हुए मन में सोच रही होती है लेकिन मुझे अजीब क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बस कपड़ा बदल के आ गया है। तभी हम सभी को हॉल में बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टर वैंग कहते हैं सर क्यूमो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। क्यूमो कहता है कि मेरा भाई ने मुझसे कहा है कि मैं इस सिटी में मूव कर जाऊँ, वो मुझे यहाँ पे बिना किसी परमिशन के लाया है। और हम देखते हैं कि क्यूमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। ये देखकर डायरेक्टर वैंग और रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। तभी क्विनफेंग अपने थंडर पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि क्या मेरा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। और वो अपना पावर बढ़ाते हुए कहता है कि जल्दी से जाओ और मेरे लिए 4th लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड करो। इधर हम वैंग और रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट कहती है इसके पास तो थंडर एलिमेंट की पावर है। इसे देख करके डायरेक्टर वैंग भी घबराते हुए कहता है इसके पास थंडर एलिमेंट की पावर तो है और उसके साथ साथ ग्रेट परफेक्शन रियल्म पे भी है। तभी क्विनफेंग अपने पावर को कम करते हुए कहता है ये कैसा था, क्या तुम लोग को अब विश्वास हुआ कि मैं और मेरा भाई अलग अलग है। डायरेक्टर वैंग घबराते हुए कहता है कि हाँ मुझे विश्वास हो गया है। और डायरेक्टर वैंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसके पास एक ही एलिमेंट पावर होते हैं, मल्टीपल एलिमेंट पावर होना नामुमकिन है। सर क्विनफेंग के पास फील्ड एलिमेंट की पावर है और लॉर्ड क्विनमो के पास थंडर की पावर है, तो ये दोनों अलग अलग है। तभी क्विनमो कहता है कि तुम दोनों अभी यहाँ पे खड़ा होकर क्या कर रहे हो। और वो अपने थंडर पावर से ड्रैगन बनाते हुए कहता है कि जल्दी से जाओ और मेरा काम करो। डायरेक्टर वैंग घबराते हुए कहते हैं कि आप तुरंत से इंतजार कीजिए, मैं खुद जाकर के ये सबको कर लेता हूँ। ये सब देखकर रिसेप्शनिस्ट कहती है इन दोनों का बस चेहरा ही मिल रहा है, इन दोनों का पर्सनालिटी तो बिल्कुल अलग है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ डायरेक्टर वैंग कह रहे होते हैं कि सर आपका प्रमोशनल प्रोग्रेस पूरा हो गया है और ये रहा आपका 4 अपर ग्रेड का कार्ड और इसमें आपके लिए एक सेलफोन है। उस सेलफोन के अंदर पैसा देखकर क्विनफेंग कहता है बहुत अच्छा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। रिसेप्शनिस्ट फिर से कहती है कि सर अपना ध्यान अच्छे से रखिएगा। और रिसेप्शनिस्ट घबराते हुए अपने मन में सोच रही होती है
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉर्ड क्विनफेंग का भाई इतना पावरफुल होगा। डायरेक्टर वैंग कहते हैं मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे ये पता नहीं है कि आखिर उसके माँ बाप ने क्या किया था कि उन्होंने इतने टैलेंटेड 2 बच्चों को जन्म दिया। ये तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर हम क्विनफेंग को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट की पावर है जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है और मेरे हाथ में फिर से 1 लाख का क्रेडिट आ गया है। अब मैं इसके जरिए और भी बीस्ट कोड को खरीद सकता हूँ और अपने कल्टीवेशन सीट को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और उसने जो मुझे नया फोन दिया है इस फोन को मैं चूचू को दे दूंगा। अगले सीन में हम क्विनफेंग को एक सड़क पे देखते हैं जहाँ पे वो कहता है कि मैं तो पैसे को पानी की तरह बहा रहा हूँ। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और डायरेक्टर वैंग को बेवकूफ बना करके और मैंने उससे 1 लाख क्रेडिट और उससे ले लिया। मैंने उन सारे पैसे को खर्च भी कर दिया। और हम देखते हैं कि क्विनफेंग अपने हाथ में थंडर बीस्ट कोड को लिए होता है। वो कहता है मेरा थंडर का एफिनिटी अभी 93% है। अगर मैं इस बीस्ट कोड को खा लूंगा तो मेरा पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद मैं सिस्टम के मिशन को भी कंप्लीट कर लूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट कोड को खा लेता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आने लगता है। तभी सिस्टम कहता है होस्ट ने एक रट के थंडर बीस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब उसका थंडर का एफिनिटी 100% हो गया है और होस्ट को मिशन कंप्लीट करने के लिए बहुत बधाई हो और रिवार्ड के तौर पे उन्हें आई एलिमेंट दिया जा रहा है। और तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सिस्टम कहता है होस्ट ने आई एफिनिटी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी सिस्टम बताता है कि होस्ट के पास अब 3 एलिमेंट है। पहला विंड इन्फिनिटी है, दूसरा थंडर इन्फिनिटी है और तीसरा आइस इन्फिनिटी है। ये देखकर क्विनफेंग कहता है बहुत बढ़िया, मैंने अपने थंडर इन्फिनिटी को भी एलिमेंट्री ट्रेनिंग रियम तक पहुंचा दिया है लेकिन मेरा आइस एलिमेंट केवल जीनियस ग्रेड का है। तभी सिस्टम बताता है कि आपके अंदर आइस इन्फिनिटी केवल 0.5 ही था तो उसे बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपके अंदर थंडर और विंड इन्फिनिटी बहुत ही ज्यादा थी पहले। ये सुनकर क्विनफेंग कहता है अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीनियस ग्रेड का टैलेंट भी एक रेयर टैलेंट माना जाता है। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट को पहले से ही आइस एफिनिटी टैलेंट के बारे में पता है। तब आपको एक आइस बीस्ट का एक कोड दिया जा रहा है। ये देखकर क्विनफेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है सिस्टम तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। और हम देखते हैं कि क्विनफेंग अपना डिबोरिंग स्किल एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद वो आइस बीस्ट कोड को खा लेता है और थोड़ी देर में उसे एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तभी सिस्टम कहता है होस्ट ने आइस बीस्ट कोड को एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी सिस्टम दिखाता है थंडर इन्फिनिटी एलिमेंट्री स्टेलिंग रियल पे पहुंच गई है और आइस इन्फिनिटी बॉडी स्ट्रेंथ के लास्ट स्टेज पे है, लेट स्टेज पे पहुंच गई है और होस्ट का बेटर पावर 441 पॉइंट है। तभी ये देखकर क्विनफेंग कहता है मेरा बैटल पावर फिर से बढ़ गया है। अब मेरा बैटल पावर 417 है और जो 1 स्टार का एलिमेंटिस्ट होता है उसका बैटल पावर 500 ही होता है। अब जो भी एलिमेंटिस्ट ट्रेनर होगा वो मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। और वो अपने मन में सोचता है कि आज से अगर कोई डिमोनिक बीस्ट पेट्रोलिंग करते समय मुझसे टकराएगा तो ये पक्का श्योर है कि मैं उसे मार डालूंगा और मैं अब चूचू को बचाने के लायक भी हो गया हूँ। अब मेरे लिए बस एक ही चिंता की बात है कि अब मैं लिंग टैंग यांग से कैसे निपटूं। तभी सिस्टम कहता है होस्ट बैटल मिशन एक्टिवेट हो गया हुआ है। ये सुनकर क्विनफेंग कहता है ये बैटल मिशन क्या है। तभी सिस्टम कहता है सिस्टम आपको एक जगह पे टेलीपोर्ट कर देगा, आपको उसी जगह पे लड़ाई करनी है। आप इस लड़ाई को पहली बार कर रहे हैं तो आपको अपने 3 एलिमेंट पावर को कल्टीवेट करके आपके अपने बॉडी स्ट्रेंथ रियल्म को वहां तक या फिर उससे भी ऊंचा पहुंचाना होगा। और सेकेंड कंडीशन ये है कि आपको सेकेंड स्टेज तक कल्टीवेशन करना होगा। ये नॉर्मल डिफिकल्टी है। अगर आप तीनों एलिमेंट को 1 स्टार की लेट स्टेज तक कल्टीवेशन कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिस्टम आगे कहता है कि होस्ट को चेतावनी दी जा रही है अगर वो मिशन को कंप्लीट कर लेंगे तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अगर होस्ट मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो वो यहीं मर जाएंगे। ये सुनकर क्विनफेंग डरने लगता है और कहता है क्या ये किस तरह का सिस्टम है जो अपने ही होस्ट को मारने पे तुला हुआ है। तभी सिस्टम कहता है अगर तुम इस सिस्टम के दौरान मर भी जाते हो तो तुम्हें फिर से रिवाइव कर दिया जाएगा। ये सुनकर क्विनफेंग कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ये हुई ना बात, मुझे इसी की उम्मीद थी। तभी सिस्टम कहता है लेकिन मिशन के दौरान आपको 3 ही मौका दिया जाएगा। अगर आप अपने एफिनिटी पावर को ब्रेक थ्रू नहीं करते हैं तो आप इस बैटल को हार जाएंगे। क्या आप बैटल मोड चूज करना चाहते हैं? ये सब सुनकर क्विनफेंग घबरा रहा होता है और अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पे रिवाइव भी हो सकता हूँ लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है, लेकिन इसे लेने और न लेने के डिसाइड करने में बहुत देर हो गई है। तभी वो कहता है ठीक सिस्टम मैं बैटल करना चाहूंगा। तभी सिस्टम कहता है आप मोड चूज कर लीजिए कि आपको कौन से मोड में लड़ना है और आपको इनाम के तौर पे डिवाइन क्लास मार्शल आर्टिस्ट दिया जाएगा। उस मार्शल आर्ट को देखकर क्विनफेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट को 5 सेकेंड में फ्रेम प्रिजनल
वर्ल्ड में भेजा जा रहा है। ये सुनकर किंगफेंग कहता है कि आप फ्रेम प्रिजनर वर्ल्ड, और हम देखते हैं कि वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो एक लावे जैसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ उसके सामने एक बड़े पहाड़ से ज्वालामुखी निकल रहा होता है। ये देखकर किंगफेंग कहता है मुझे लगा ही था कि ये जगह ऐसा ही होगा। तभी वो देखता है कि उसके पास से आग गुजर रही होती है। ये देखकर किंगफेंग कहता है कि ये क्या है। तभी उसे सिस्टम बताता है ये नॉर्मल ग्रेड का फायर स्पिरिट है और इसका ताकत बॉडी स्ट्रेंथ के फर्स्ट स्टेज पे है। तभी किंगफेंग उससे अपने मुट्ठी से दबा के मार देता है और कहता है कि तो यही है फायर स्पिरिट, ठीक है मैंने इसे मार दिया है। और हम देखते हैं कि वो स्पिरिट मरने के बाद एक पिल में बदल जाता है। तभी सिस्टम कहता है डियर होस्ट ये ग्रेड 1 का कोड है, इसे एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, इसे आप सिस्टम में केवल 50,000 में बेच सकते हैं। ये सुनकर किंगफेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या मैं इन सभी चीजों के लिए पैसे के लिए एक्सचेंज कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और वो अपना मन बनाते हुए कहता है मुझे अभी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है मैं अपना काम शुरू करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है पैसा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो वहाँ बढ़ के बहुत सारे फायर स्पिरिट को मारने लगता है। और किंगफेंग कहता है सिस्टम ने मुझे एक अद्भुत मार्शल आर्ट दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं कि किंगफेंग ने जितने भी फायर स्पिरिट को मारा होता है वो सब एक पिल्स में बदल गया होता है। ये देखकर किंगफेंग कहता है कि मैं अब एक अमीर बन गया हूँ, क्या पैसा कमाना इतना आसान है। तभी हम देखते हैं कि उसके पाँव के नीचे की जमीन कांपने लगती है और वो जैसे ही अपना पाँव हटाता है वहाँ से ज्वालामुखी निकलने लगती है और उससे निकले आग के लावा उसके पाँव में भी कुछ लग जाते हैं। वो उस लावे को हटाते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है यहाँ का आग इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मुझे तुरंत जला के राख कर सकता है। मैं समय रहते इस आग से बच गया हूँ, नहीं तो पक्का मैं अभी रोस्टेड चिकन बन गया होता और मैं मर जाता। तभी हम देखते हैं कि उसका पास का जमीन टूटता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर किंगफेंग कहता है यहाँ पे हर जगह जाल बिछी हुई है और इसमें फंसकर कोई भी मर सकता है, मुझे अब सावधानी से रहने की जरूरत है। मेरे लिए अच्छी बात तो ये है मैं अब तक किसी भी लावा बिच से नहीं मिला हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जैसे ही अपने पीछे देखता है तभी उसे लावा बोर बीस्ट दिखता है। वो बोर बीस्ट अपने दांतों में दबा करके ही फायर बीस्ट को मार देता है। ये देखकर किंगफेंग डरते हुए कहता है मेरे बड़े भाई। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम उसे बोर बीस्ट के बारे में बताता है जो कि वो नॉर्मल ग्रेड का होता है और वो 1 स्टार एलिमेंटिस्ट के पहले रैंक पे होता है। और सिस्टम बता रहा होता है कि होस्ट के पास इसे जीतने का केवल 40% चांसेस है। ये देखकर किंगफेंग बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और कहता है इस बीस्ट का स्ट्रेंथ तो 1 स्टार के एलिमेंटिस्ट के बराबर है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम कहता है कि अब बैटल शुरू किया जा रहा है और होस्ट को 10 मिनट में इस बोर को मार देना है। तभी हम देखते हैं कि बोर किंगफेंग को देख करके गुर्रा रहा होता है और किंगफेंग बोर को देखकर घबरा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो बोर बीस्ट किंगफेंग का पीछा कर रहा होता है और किंगफेंग उससे बच के भाग रहा होता है। किंगफेंग कहता है सिस्टम क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि कौन किसको मारने वाला है। तभी किंगफेंग भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम है मैं यहाँ पे 10 मिनट भी जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। और वो उस बोर बीच से बचते हुए कहता है अगर मुझे इसका एक भी हमला लग गया तो मैं बहुत घायल हो जाऊंगा। और हम देखते हैं कि किंगफेंग तो सामने से हट गया होता है लेकिन वो बोर डायरेक्ट जाकर एक सामने के पत्थर से टकरा जाता है जिसकी वजह से उस पत्थर में जोरदार धमाका होता है। ये देखकर किंगफेंग बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं कि वो बोर फिर से किंगफेंग का पीछा करने लगता है और किंगफेंग भागते हुए कहता है ये बीस्ट तो बहुत ज्यादा तेज है। और वो सिस्टम से पूछता है सिस्टम क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे हरा पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि बोर बीस्ट उसका पीछा कर रहा होता है और किंगफेंग उसे बचते हुए भाग रहा होता है। तभी वो बीस्ट पे हमला कर देता है और कहता है ये कमीना कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है लेकिन इसके पास दिमाग थोड़ा कम है, मुझे 3 मिनट में इसको मारना होगा नहीं तो मैं उल्टा मर जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो फिर से जाकर आगे के एक पत्थर से टकरा जाता है। किंगफेंग कहता है कि मुझे जीने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा नहीं तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा, अगर मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो ये सब मेरे लिए बेकार हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि किंगफेंग जहाँ पे खड़ा होता है उसी के पास अचानक से आग निकलने लगता है। किंगफेंग घबराते हुए कहता है मैं तो अभी मरते मरते बचा हूँ और इस आग के बारे में तो मैं भूल ही गया था, मुझे अब से इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इस आग के लपेटे में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। तभी उस आग को देखते हुए उसे एक आइडिया आता है और कहता है ठीक है अब मैं समझ गया हूँ कि आखिरकार इस बोर बीस्ट का क्या करना है। तभी हम देखते हैं कि वो बोर बीस्ट किंगफेंग के तरफ बढ़ने लगता है लेकिन किंगफेंग उसके हमले को डॉज कर लेता है और वो अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हुए कहता है कि अगर मेरा अंदाजा सही है तो यहाँ पे जल्द ही एक ज्वालामुखी फटने वाला है। तभी हम देखते हैं कि किंगफेंग उस बोर्ड को चिढ़ाते हुए कहता है तू किधर देख रहा है बे, मैं इधर हूँ। और हम देखते हैं कि गुस्से से बोर उसका पीछा कर रहा होता है। किंगफेंग कहता है ठीक
है तो चलो जल्दी से मुझे पकड़ो। और हम देखते हैं कि किंगफेंग भाग रहा होता है और किंगफेंग जैसे ही देखता है जगह पे लावा फूटने वाला है वो तुरंत वहाँ से हट जाता है और बोर उस लावा के चपेट में आ जाता है। ये देखकर किंगफेंग कहता है क्या वो बीस्ट मर गया है? तभी हम देखते हैं कि जिस लावा के पास बोर्ड होता है वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि उस बोर्ड के अंदर से एक लाल क्रिस्टल निकलता है। तभी सिस्टम कहता है ये ग्रेड 6 का क्रिस्टल कोड है, इसे एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, इसे सिर्फ सिस्टम में आप बेच सकते हैं और इसकी कीमत 5 मिलियन होगी। ये सुनकर किंगफेंग कहता है 5 मिलियन, और वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि अब तो मैं अमीर हो गया हूँ। तभी सिस्टम कहता है होस्ट को बहुत बधाई हो, आपने अपना पहला बैटल मिशन कंप्लीट कर लिया है और आपको इनाम दिया जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक ट्यूब में कुछ लिक्विड जैसा आता है। तभी सिस्टम कहता है कि ये लिक्विड आइस बीस्ट के कोड से बना हुआ है और आपको यही रिवॉर्ड में, और इसके साथ साथ आपको एक जेनेटिक पिल भी दिया जा रहा है और इसके साथ आपको आइफ एफिनिटी भी रिवॉर्ड में दिया जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट कोड को खाते हुए कहता है कि ये आइस बीस्ट कोड है और वो जैसे ही उस बीस्ट कोड को खाता है कि उसे बहुत ठंड लगने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसने बीस्ट कोड को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। तभी सिस्टम कहता है कि डियर होस्ट आइस एफिनिटी के 100% पे पहुंच गए हैं। ये सुनकर किंगफेंग कहता है बहुत बढ़िया, मेरा आइस एलिमेंट भी एलिमेंट्री स्टेलिंग रियल्म पे पहुंच गया है, अब अगला जेनेटिक पिल है। तभी हम देखते हैं कि उसके बारे में हमें बताया जाता है कि जेनेटिक पिल बीस्ट कोड से ही बनाया जाता है। बहुत सारे लोग बीस्ट कोड को सीधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने इस जेनेटिक पिल को बनाया है ताकि वो ताकतवर बन सके और बहुत सारे लोग जो एलिमेंटिस्ट नहीं बन सकते हैं वो इसका इस्तेमाल करके एक जीन वॉरियर बन जाए जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। जीन वॉरियर को भी 4 भागों में बांटा गया है, स्ट्रेंथ, बॉडी, रियल्म और स्ट्रेंथ, जो कि पहले स्टेज के जीन वॉरियर को अपनी पावर बढ़ानी होती है। उसके बाद वो सेकेंड स्टेज का प्रैक्टिस करता है, उसके बाद थर्ड स्टेज का और उसके बाद वो लास्ट स्टेज का प्रैक्टिस करता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन जो जेनेटिक पिल मार्केट में बेचे जाते हैं उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, यहाँ तक कि उस वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जैसे जैसे एक जीन पिल का नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मौत की भी संख्या बढ़ती जा रही है और इसमें सक्सेस होना बहुत ही ज्यादा रेयर है। अभी तक कि हमारे दुनिया में केवल 16% ही जीन वॉरियर है। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट आपके हाथ में जो जीन पिल है वो परफेक्ट रैंक का है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका पूरा 100% आपके अंदर इफेक्ट दिखेगा। ये सुनकर किंगफेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? तब तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तभी वो कहता है सिस्टम तुम अपना शॉप ओपन करो और हम उस शॉप में जीन्स पिल को देखते हैं जिसमें 1 से लेकर 4 लेवल तक होता है और उसी के आधार पर उसका प्राइस तय किया गया होता है। ये देखकर किंगफेंग कहता है पिल का प्राइस बिल्कुल मार्केट प्राइस की तरह ही है, लेकिन इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर इतने अमाउंट के तो लायक है ये पिल। अगर मैं इस परफेक्ट ग्रेड का जीन पिल्स चूचू को दे दूं तो इस पिल को लेने के बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो उस पर जो खतरा होने वाला है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा और हो सकता है कि वो भविष्य में ग्रेड 4 का जीन वॉरियर बन जाए। एक बार चूचू का बॉडी अगर अपने पीक स्टेज पे चला गया उसके बाद वो मेरे प्रोटेक्शन के साथ कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता है। तभी वो सिस्टम में देखता है और कहता है लेकिन यहाँ पे लिमिटेड जीन पिल्स क्यों है? तभी सिस्टम कहता है कि जैसे जैसे होस्ट का पावर बढ़ेगा वैसे वैसे ही शॉप का सामान भी बढ़ता जाएगा। अगर आपको शॉप का सामान बढ़ाना है तो आपको और ताकतवर होना होगा। ये देखकर किंगफेंग कहता है तो ओह तो ऐसा है। तभी वो याद करता है कि जब चूचू ने एलिमेंटिस्ट के लिए अपना टेस्ट दिया था तो उसके अंदर डुअल एलिमेंटिस्ट एलिमेंट आए थे, उसके पास आइस एलिमेंटिस्ट 0.4, उसके अंदर कोई और भी एफिनिटी था जिसके बारे में किसी को पता नहीं है और सिस्टम ने उसे डिटेक्ट करके बताया था वो 0.9 है, उसका पावर अवेकन होने के बिल्कुल नजदीक है। किंगफेंग कहता है यहाँ पर केवल 3 ही हिडन इन्फिनिटी है, लेकिन अगर वो अवेक नहीं होता है तो उसका आइडेंटिटी इनेक टैलेंट में दिया जाता है। तभी किंगफेंग खुश होते हुए कहता है इससे कोई परवाह नहीं पड़ता है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि चूचू के पास भी एक एलिमेंटिस्ट बनने का मौका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से ज्वालामुखी फटने लगता है। ये देखकर किंगफेंग कहता है कि चूचू को एक एलिमेंटिस्ट बनाना इसमें बहुत लंबा समय है, भविष्य में क्या होने वाला है मुझे अभी नहीं सोचना चाहिए, इसलिए मुझे पहले चूचू के लिए जीन पिल खरीद लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो अपने स्टोरेज रिंग में से क्रिस्टल कोर देने लगता है। सिस्टम सारा कोर को कैलकुलेट करके बताता है कि होस्ट ने मुझे जितने भी सामान दिए हैं उसका कीमत 5.7 मिलियन हुआ है। तभी किंगफेंग कहता है कि मॉन्स्टरों को मारने से मैं जल्दी जल्दी पैसा कमा सकता हूँ और वो सिस्टम से कहता है मुझे 1 ग्रेड और 2 ग्रेड का जीन पिल्स दे दो। सिस्टम कहता है कि ये 2 जीन पिल्स लेने के बाद ये 2 जीन पिल्स का चार्ज 4.7 मिलियन हुआ है। अभी हम देखते हैं कि किंगफेंग दोनों को पी लेता है। सिस्टम कहता है कि आपने अभी जीन पिल लिया है जिसकी वजह से आपका कॉम्बैट पावर 570 पॉइंट तक चला गया है। किंगफेंग कहता है ये बहुत अच्छा है, इस दवा में सच में कोई साइड इफेक्ट
इफेक्ट नहीं है। अगर मैं ऐसे ही कंज्यूम करता रहूंगा तो मेरा बैटल पावर बढ़ के 700 पॉइंट तक चला जाएगा। तब तो मैं 1 स्टार के मिडिल स्टेज तक चला जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो एक स्क्रेड मार्क वाला स्टोन को खा लेता है। सिस्टम बताता है इसे अब्सॉर्ब करने से होस्ट का आइस एफिनिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। और वो जैसे ही उसे अब्सॉर्ब करता है कि सिस्टम कहता है कि आपका डाइटिंग मार्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो 30% तक हो चुका है। ये देखकर क्विंगफैंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी क्विंगफैंग बताता है ये डाइटी मार्क ये दिखाता है कि तुम्हारा क्या टैलेंट है। अगर एक जीनियस बंदा भी है उसे जीनियस लेवल से स्केयर लेवल तक मार्क करने में 1 से 2 साल लग जाता है और ये होने के बाद एक चमत्कार ही समझा जाता है। लेकिन मेरे पास तो एक डाइटी मार्क है जिसकी वजह से मेरा प्रोसेस कुछ ही मिनटों में 30% तक हो चुका है। तभी सिस्टम कहता है होस्ट आपका यहाँ पर का समय खत्म हो चुका है, अब आपको टेलीपोर्ट किया जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम अपने असली दुनिया में चले आता है। क्विंगफैंग कहता है आखिरकार मैं यहाँ पे जिंदा ही गया हूँ। तभी सिस्टम कहता है आपका सेकेंड बैटल एक्टिवेट हो रहा है और इसका रिवॉर्ड तो पिछले वाले से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये देखकर क्विंगफैंग कहता है इसका रिवॉर्ड तो पिछले वाले से अच्छा है, मैंने तो पहले ही बहुत कुछ कमा लिया है। तभी क्विंगफैंग कहता है ठीक है मैं इसे बाद में देखूंगा, मैं इसे आसानी से गिव अप कर देता, लेकिन अब मुझे और भी पैसा कमाना है, इसलिए यहाँ पर जितना भी बैटल होगा मैं सबको जीतूंगा और इस सब के लिए मुझे तैयारी करने की जरूरत है। अगला सीन हम मार्शल आर्ट के इक्विपमेंट शॉप का देखते हैं जहाँ पे क्विंगफैंग दुकानदार से कहता है कि बॉस आप मुझे जिन सोल्जर का इक्विपमेंट दीजिए। वो दुकानदार कहता है कि आपको कौन कौन सी चीज चाहिए। तभी क्विंगफैंग कहता है एक ऐसा सोल जो टाइटेनियम से बना हो, एक ऐसा बाजुका जो हाई एनर्जी से चलता हो, 3 ऐसा आर्मर चाहिए जो बुलेट को भी रोक दे। तभी इधर दुकानदार कहता है आपको और 100 लाइन माइन चाहिए जो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता हो, जिसका धमाका बहुत ज्यादा हो। ठीक है इसका दाम 200,000 हुआ है। तभी क्विंगफैंग अपना मोबाइल निकालता है और उसको पैसा ट्रांसफर कर देता है और वो जितना भी सामान खरीदे होता है उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। अगले सीन में उसे हम बिल्डिंग पे जंप करते हुए देखते हैं जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मार्शल आर्ट इक्विपमेंट का जो सामान है वो बस बीस्ट के कुछ मामूली हमले से ही बचा सकता है, इसलिए ये लोग इतने सस्ते दामों में बेच रहे हैं। लेकिन ये सामान बीस्ट को घायल तो जरूर करेगा। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है मैंने अपना सारा तैयारी कर लिया है, अब मैं युद्ध जरूर जीत जाऊंगा, मुझे अब जल्दी जल्दी पैसे कमाने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही नीचे उतरता है कि उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि पीछे कौन है और किसने मुझे डराया है, आखिरकार वो कौन है। तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि वॉशरूम करने के लिए आई थी। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है यहाँ पर एक ठरकी लड़का है। तभी उसका गार्ड आते हुए कहती है यंग लेडी आपको क्या हुआ है, आप चिल्ला क्यों रही हैं? वो क्विंगफैंग की तरफ इशारा करने लगती है और हम देखते हैं कि क्विंगफैंग घबराते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। वो गार्ड जल्दी से अपना बंदूक निकाल लेती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कमीने ठरकी लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैडम को मोलेस्ट करने की? और वो हमला करते हुए कहती है कि अब तुम मरो। क्विंगफैंग घबराते हुए कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे कैसे पता है कि वो यहाँ पे है। वो लड़की हमला करते हुए कहती है तुम एक्सक्यूजेस देना बंद करो। तभी क्विंगफैंग कहता है कि सिस्टम जल्दी से सेकेंड लेवल का बैटल स्टार्ट कर दो। सिस्टम कहता है ठीक है आपको यहाँ से टेलीपोर्ट किया जा रहा है। तभी वो लड़की का गार्ड देखती है और कहती है कि ये कमीना कहाँ गायब हो गया, क्या वो यहाँ से तेजी से भाग गया है? तभी वो लड़की कहती है जाओ क्वीन, तुम तो मुझे यहाँ पे गार्ड करने के लिए थी, मुझे लगा था कि तुम यहीं पे खड़ी हो। वो गार्ड घबराते हुए कहती है कि माय लेडी मैं यहीं पे खड़ी थी और मेरी नजर तो हमेशा से गेट पे ही थी, मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो कहाँ से आ गया है। वो लड़की कहती है ये कितनी शर्म की बात है, मैं अब नहीं जीना चाहती हूँ। वो गार्ड कहती है माय लेडी ये कोई शर्म की बात नहीं है, आप तो एक सिटी लॉर्ड की बेटी है और आप यहाँ पे पहली बार आए हैं और आप एक्सीडेंटली ऐसे लोगों से मिल गए। तभी सिटी लॉर्ड की बेटी कहती है इस सब में उसकी गलती है, उसने मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वाटर पिला दिया है। इस सब में उस बूढ़े आदमी की गलती है जिसने मुझे बहुत सारा स्पिरिचुअल वाटर पिला दिया है, जिसकी वजह से मेरा आइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसका मुझे साइड इफेक्ट भी हो गया है, इसलिए मैं इसे और देर तक नहीं रोक सकती थी। मुझे लगा था कि मैं जगह की सबसे अच्छी वॉरियर बनूंगी, लेकिन मेरा पूरा रेपुटेशन बर्बाद हो गया है। तभी गार्ड कहती है सिटी लॉर्ड ने आपको कहा था कि आप घर से ना निकले और कहीं और पे स्पिरिचुअल वाटर ना पिए और आपने बिल्कुल अपने पिता के बात के खिलाफ की है। तभी वो लड़की कहती है तुम इस सब के बारे में किसी को मत बोलना। वो गार्ड डरते हुए कहती है ठीक है माय लेडी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्विंगफैंग नेदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे क्विंगफैंग घबराते हुए कहता है क्या यही नेदर वर्ल्ड
गलत है। मैं तो बस उस लड़की से बच के भागना चाहता था, इसलिए मैंने सिस्टम से कहा था कि मुझे अगले युद्ध के लिए टेलीपोर्ट कर दे। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। तभी वो वहीं पे दो बीस्ट को देखता है। तभी सिस्टम कहता है ये वाइल्ड हॉर्स स्पिरिट है और ये मिडिल ग्रेड का है और ये लेवल 6 टायर का है। उस बीस्ट को देखते हुए किंग फैंग मन में सोचता है कि वाइल्ड हॉर्स स्पिरिट तो लेवल 6 का है, लेकिन इसके बारे में तो शिफ्टर ने मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी है। ठीक है, मुझे इस सबको मारने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और इससे जो क्रिस्टल कोड निकलेगा उससे मैं 5 मिलियन में बेचूंगा। तभी हम देखते हैं किंग फैंग के सामने से कोई गुजरता है और उस स्पिरिट बीस्ट को एक ही तलवार में उड़ा देता है। तभी सिस्टम नोटिस देता है कि आपका डिवाइन ग्रेड का बैटल स्टार्ट किया जा रहा है। ये देखकर किंग फैंग घबराने लगता है और वो कहता है कि इसने अपने एक ही तलवार के हमले से लेवल 6 के बीस्ट स्पिरिट को मार दिया है। तभी सिस्टम कहता है आपको इस स्केलेटन स्पिरिट किंग को 10 मिनट में मारना है। तभी किंग फैंग घबराते हुए कहता है इसने अभी 6 लेवल के स्पिरिट बीस्ट को मार दिया है। इसका मतलब ये है ये अपने एक ही हमले से 1 स्टार के एलिमेंटिस्ट को आराम से हरा सकता है। तभी सिस्टम उस स्केलेटन मॉन्स्टर के बारे में बताता है कि ये स्केलेटन किंग है और ये लेवल 7 का एलाइट वॉरियर है। अब ये हथियार के तौर पे ब्लड बोन नाइफ इस्तेमाल करता है जो कि हाई लेवल का वेपन है और होस्ट को इसे जीतने की चांसेस 20% से भी कम है। ये सुनकर किंग फैंग अपना तलवार निकालते हुए कहता है ये लेवल 7 का वॉरियर है और मैंने ये हथियार कुछ दिन पहले ही खरीदा है। और वो अपने आसपास की जगह को देख के कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसा लावा नहीं है जिसके जरिए ट्रिक करके मैं इसे मार सकूं। इस बार तो पिछले बार से ज्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन ये मॉन्स्टर जो अपने हथियार को अपने पास रखे हुआ है वो युवान लेवल का वेपन है। युवान लेवल का जो वेपन होता है वो बहुत ही रेयर मटेरियल से बनाया जाता है और उसे बनाने में सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। हम उस हथियार के साथ अपने एलिमेंट पावर को जोड़ करके और भी ताकतवर हमला कर सकते हैं और जो उस हथियार का इस्तेमाल करेगा उसके बॉडी के पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और इस हथियार की कीमत कम से कम 100 मिलियन तो होनी ही चाहिए। किंग फैंग घबराते हुए अपने मन में सोचता है अगर मेरे हाथ में ये चाकू लग गया तब तो मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। तभी सिस्टम कहता है कि अब लड़ाई स्टार्ट की जाती है और होस्ट को सिर्फ 10 मिनट में ये लड़ाई खत्म करना होगा। तभी हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग अपने जगह पे चारों तरफ घूमने लगता है। ये देखकर किंग फैंग कहता है ठीक है अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आने दो मैं उससे निपट लूंगा। लेकिन वो जैसे ही तैयार होता है वो देखता है कि स्केलेटन किंग उसके तरफ नहीं आ रहा होता है बल्कि वो हॉर्स स्पीड से लड़ रहा होता है। ये देखकर किंग फैंग कहता है क्या ये स्केलेटन किंग मुझे नीचा दिखा रहा है। तभी किंग फैंग हंसते हुए कहता है ठीक है उसने मुझे एक मौका दिया है तो मैं इस मौके का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। और वो एक जगह पे जाते हुए कहता है कि स्केलेटन नाइट अभी यहाँ पे नहीं देख रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो लैंडमाइन फॉर्मेशन बिछाने लगता है और कुछ देर बाद वो लैंडमाइन फॉर्मेशन पे जाके लग जाता है। किंग फैंग कहता है बहुत अच्छा, मैंने सारे माइंड्स को अपने जगह पे लगा दिया है, अब इस पे जैसे ही किसी का पैर पड़ेगा तो समझो उसकी जिंदगी खत्म। तभी हम देखते हैं कि किंग फैंग अपना रॉकेट लॉन्चर निकाल लेता है और कहता है ठीक है अब मैं उसे डील करता हूँ। और हम देखते हैं कि किंग फैंग स्केलेटन पे निशाना लगाने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इस स्केलेटन किंग की स्पीड तो बहुत ज्यादा है और मेरा हथियार उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तो ठीक है वो जिसपे हमला कर रहा है मैं भी उसे टारगेट बनाता हूँ। और हम देखते हैं कि वो भी हॉर्स स्पीड पे अपना निशाना साधने लगता है और उस पे हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि वो रॉकेट लॉन्चर डायरेक्ट जाकर उस हॉर्स स्पीड को जा लगता है और स्केलेटन किंग उसके पास होने की वजह से वो भी उस धमाके के चपेट में आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि किंग फैंग और भी ज्यादा हमला करने लगता है और कहता है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि सारा का सारा रॉकेट लॉन्चर स्केलेटन किंग पे जाकर लगने लगता है और जिसके जरिए उस पे बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं झड़ता है वो देखता है कि स्केलेटन किंग को एक खरोच भी नहीं आई हुई होती है। ये देखकर किंग फैंग मन में सोचता है अभी मैंने बहुत ताकतवर हमला किया था लेकिन इससे उसको एक भी खरोच नहीं आया है। उसने जो आर्मर पहना है मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो ये एलाइट मॉन्स्टर होने के काबिल है। तभी हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। किंग फैंग मन में सोच रहा होता है ये सब मैंने पहले से ही उम्मीद की थी और वो स्केलेटन किंग को चिढ़ाते हुए कहता है अबे तू उधर क्या देख रहा है, इधर देख मैंने तुम पे हमला किया है। और हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग अपना चाकू लेकर के किंग फैंग की तरफ दौड़ने लगता है। किंग फैंग वहाँ से भागते हुए कहता है मुझे अब यहाँ से भागना होगा, इसे मारने के लिए मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। तभी हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग का पाँव एक लैंडमाइन पे पड़
जाता है। किनफैंग मन में सोचता है अब मुझे बस अपने माइंड्स पे ही भरोसा करना होगा। तभी हम देखते हैं कि जोरदार धमाका होता है। ये देखकर किनफैंग कहता है माइंड्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और किनफैंग पत्थरों के पीछे से निकलते हुए कहता है आखिरकार ये धमाका होना खत्म हो गया है। इस धमाके की वजह से मेरा कान खराब होते होते बचा है। तभी जब वो नजदीक आकर देखता है तो स्केलेटन किंग बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है। किनफैंग नीचे आते हुए कहता है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था तुम्हारा डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी तुम घायल तो हो ही गए हो। तभी हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग किनफैंग पे हमला कर देता है, लेकिन समय रहते किनफैंग उस हमले को डॉज कर लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे बेवकूफ बना सकते हो। और हम देखते हैं कि किनफैंग उस पर हमला करते हुए कहता है कि तुम इस जगह के सबसे शक्तिशाली वॉरियर हो, तो मेरे हाथों से मारना तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। तभी किनफैंग स्केलेटन पे आखिरी हमला कर देता है और वो स्केलेटन किंग को मार देता है। तभी सिस्टम कहता है होस्ट आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, आपको लेवल 7 का क्रिस्टल मिल रहा है, इसे एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, आप इसे सिस्टम में बेच सकते हैं और सिस्टम आपको इसके बदले 10 मिलियन कॉइन देगी। ये सुनकर किनफैंग कहता है क्या 10 मिलियन, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तभी सिस्टम कहता है यहाँ पर एक ब्लड बोन नाइफ है जो कि युआन ग्रेड का है, अगर इसमें एलिमेंट पावर मिलाकर के हमला किया जाए तो इसका पावर 100% बढ़ जाएगा और ये रेयर एलिमेंट से बना हुआ है। अगर आप इसे सिस्टम में बेचते हैं तो कम से कम आपको 500 मिलियन कॉइन मिलेगा। ये सुनकर किनफैंग उस चाकू को ले लेता है और हंसते हुए कहता है क्या मुझे 500 मिलियन मिलेंगे, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी किनफैंग डेविल सा स्माइल देते हुए कहता है अब मैं बाकी बचे हुए हॉर्स स्पीड को देख लेता हूँ और वो हॉर्स स्पीड की तरफ बढ़ते हुए कहता है ठीक है अब मैं तुम सबसे निपट लेता हूँ। हम देखते हैं कि वो अपने टेक्निक का यूज करके सारे हॉर्स स्पीड को मारने लगता है और सारे हॉर्स स्पीड क्रिस्टल में बदलने लगता है। वो चाकू की पावर को देखते हुए कहता है इस ब्लड नाइफ को मैं नहीं बेचने वाला हूँ, अगर ये मेरे पास होगा तो मेरा कॉम्बैट पावर और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट को यहाँ से जाने का समय हो गया है और यह कहकर के सिस्टम उसे वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है और वो पृथ्वी वहीं पे टेलीपोर्ट होके आ जाता है जहाँ से वो टेलीपोर्ट होके गया था और अपने चारों तरफ घबराते हुए देखकर कहता है कि वो दोनों लड़के अब यहाँ पे नहीं है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद सिस्टम कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम उसे 3 एलिमेंट का डाइटिंग मार्क देता है, जिसमें से पहला विंड एलिमेंट का होता है, दूसरा आइस एलिमेंट का होता है और तीसरा थंडर एलिमेंट का होता है और उसे एक स्टोन भी मिलता है जिस स्टोन को बेसिक स्ट्राइक कहते हैं, जिसे किंगफैंग पहली बार देख रहा होता है, जिसे देखकर किंगफैंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सबसे ज्यादा शॉक तो इस बात से होता है क्योंकि वो उस स्टोन को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसके बाद वो उस स्टोन को खा लेता है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो स्टोन को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट ने इसे सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी सिस्टम कहता है कि इसको एब्जॉर्ब करने के बाद होस्ट का थंडर और विंड का पावर 30% तक बढ़ गया है और उस स्टोन को एब्जॉर्ब करने के बाद किंगफैंग को एक नया स्किल भी मिलता है जो कि ब्रेस्ट पंच होता है, जिसकी वजह से विंड एलिमेंट का पावर 41% तक हो जाता है। इस पावर के जरिए किसी भी 3 स्टार एलिमेंट वाले मास्टर को हराया जा सकता है। और किंगफैंग कहता है मैंने जो ये स्टोन को एब्जॉर्ब किया है इस वजह से मेरा डाइटिंग मार्क भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तभी किंगफैंग अपने मन में सोचता है कि ये बाकी स्टोनों से बिल्कुल अलग है। किंगफैंग कहता है कि जब मैं बीस्ट को ऑब्जर्व करता था तो उससे मुझे अलग तरह का पावर मिलता था और जब से मैंने इस स्टोन को ऑब्जर्व किया हो तब से मुझे अलग तरह की पावर मिल रही है और इसका इफेक्ट भी बिल्कुल अलग हो रहा है। तभी किंगफैंग अपने मन में सोचता है कि ठीक है अभी मैं इस सब के बारे में सोचना बंद कर देता हूँ, मैं इस सब के बारे में बाद में सोचूंगा। वो अपने अंगूठी में से सारे क्रिस्टल को निकालकर सिस्टम को देने लगता है और तभी सिस्टम सारे क्रिस्टल कोर को लेने के बाद कहता है कि आपने जितने भी मुझे क्रिस्टल कोर दिया है उसका कीमत 25 मिलियन हुआ है। तभी हम देखते हैं कि ये सब देखकर किंगफैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो लेवल 3 और लेवल 4 का जिंगपिंग खरीदता है और उस जिंगपिंग को खरीदने की वजह से उसके अकाउंट से 13 मिलियन कट जाता है। तभी हम देखते हैं किंगफैंग दोनों जिंगपिंग को पी लेता है जिसकी वजह से उसका कॉम्बैट पावर 700 से भी ऊपर चला जाता है। तभी किंगफैंग अपने मन में सोचता है अगर मैं लेवल 2 और 3 का जिंगपिल खरीद लूं, अगर मैं इसे चूचू को दे देता हूं तो वो इसका इस्तेमाल करके वो ताकतवर वॉरियर बन सकती है, क्योंकि मैं हमेशा चूचू के आसपास नहीं रह सकता हूं। अगर वो ताकतवर हो जाएगी तो मुझे उसके बारे में थोड़ा कम चिंता करना होगा, इसलिए मैं इस पिल्स को खरीद के चूचू को देना चाहता हूँ और जब वो इस पिल्स को खा लेगी तब वो इस पिल के इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। उसके बाद वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी। हो सकता है इसकी वजह से वो 4 लेवल का जिन वॉरियर भी बन जाए। सिस्टम कहता है डियर होस्ट आपके लिए एक नया टास्क एक्टिवेट हो गया है, क्या आप उस टास्क को एक्टिवेट करना चाहते हैं और इसका रिवॉर्ड जो होगा वो पिछले वाले से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ये सुनकर किंगफैंग एकदम से चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं किंगफैंग इस चीज के लिए मना कर देता है और वो अपने पिछले वाले टास्क को याद करके सोचता है कि उसका डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई था। अगर वो पहले से तैयारी नहीं की होती तो उस स्केलेटन किंग से उसका जीतना नामुमकिन था और ये डिवाइन लेवल का बैटल था। ये डिवाइन लेवल का बैटल तो इसका डिफिकल्टी पिछले वाले से कई गुना ज्यादा होगा और
किंगफेंग अपने मन में सोचता है कि अभी मेरे पास जितना पावर है उसके जरिए मैं इस बैटल को नहीं जीत पाऊंगा। अगर मैं इस बैटल में हार जाता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा, यहाँ तक कि मेरी जान पे भी आफत आ सकती। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस बैटल को बाद में करूंगा, मुझे अभी इस बैटल के लिए तैयारी करनी होगी, जिसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। तभी किंगफेंग याद करता है कि पिछली बार जो मैंने लड़ाई लड़ी है उसमें सिस्टम ने मुझे सिर्फ स्केलेटन किंग के पावर के बारे में बताया था, लेकिन उस स्केलेटन किंग के हाथों में जो हथियार था उसके बारे में मुझे सिस्टम ने कुछ भी नहीं बताया था। तो क्या सिस्टम से इसके बारे में कुछ मिस्टेक हो गया है? अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सिस्टम की सभी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी किंगफेंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए, क्योंकि चूचू मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मुझे घर जाने में देर हो गई तो चूचू घबराने लगेगी। तभी वो अपने घर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके घर के पास में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है और सभी लोग बात कर रहे होते हैं। वे लोग एक कार के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि वो कार टाइटेनियम अलॉय से बना हुआ होता है। तभी कैप्टन चैन कहते हैं कि मार्केट में इसका प्राइस 60 मिलियन कॉइन है और ये मार्केट में बिल्कुल सही प्राइस है। तभी किंगफेंग अपने मन में सोचता है कि ये कार 60 मिलियन का है, इस कार को जो भी अफोर्ड कर पाएगा वो बहुत ज्यादा अमीर होगा या फिर एलिमेंटिस्ट मास्टर होगा। तभी कैप्टन चैन अपने एक साथी से कहता है कि तुम मेरा एक फोटो इस कार के साथ खींचो। तभी कैप्टन चैन की नजर किंगफेंग पे पड़ता है कि वो वहाँ पहुंच गया होता है। तभी किंगफेंग अपने बगल वाले आदमी से पूछता है कि ये कार किसकी है और ये कार यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं मालूम है कि ये कार किसकी है, जब मेरी नजर इस कार पे पड़ी तो मैं इसे देखने के लिए यहाँ पे आ गया। तभी हम देखते हैं किंगफेंग को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। तभी कैप्टन चैन किंगफेंग को बड़े ध्यान से देखता है और कहता है कि इसके शरीर से तो बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा है। तभी कोई चिल्लाने लगता है कि इस कार का ऑनर यहीं पे आ रहा है। जैसे ही किंगफेंग उन लोगों को देखता है कि उससे पता चलता है कि वो लोग बहुत पावरफुल वॉरियर है और उन लोगों के पास टाइटेनियम अलॉय से बना हुआ तलवार होता है। और उन लोगों के साथ एक और आदमी बाहर आता है जो कि उस कार का असली ऑनर होता है। और किंगफेंग की नजर जैसे ही उस ऑनर पे पड़ता है कि उसे महसूस होता है कि उसने पहले कभी इस आदमी को देख चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी अपना वहाँ पे ऑरा रिलीज करता है और सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये सुनकर सभी लोग घबराने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके पीछे सिपाही तलवार लिए खड़े होते हैं, वो लोग भी बहुत पावरफुल होते हैं। तभी उन सब में से एक लड़का उस कार ऑनर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है ये तो सिटी लॉर्ड के आदमी है। तभी हम देखते हैं कैप्टन चैन जल्दी से उस लड़के को रोक देता है और कहता है कि तुम अपना उंगली उस आदमी की तरफ से जल्दी से हटाओ। अगर तुम जल्दी से अपने उंगली को नहीं हटाओगे, अगर वो लोग देख लेते हैं तो तुम्हारे सारे उंगलियों को काट दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि ये सब सुन करके किंगफेंग भी बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। और कैप्टन चैन कहते हैं कि ये शख्स एलिमेंटिस्ट मास्टर है और ये सिर्फ दूसरे एलिमेंटिस्ट मास्टर्स को ही मारते हैं, तो उसके लिए किसी आम आदमी को मारना किसी चींटी के मारने के बराबर होगा। और एक एलिमेंटिस्ट मास्टर वही बन पाता है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना अमीर हो और तुम्हारे परिवार वाले का पहुंच कहां तक है। अगर तुम एक एलिमेंटिस्ट मास्टर हो तो तुम्हें इस दुनिया में हाई स्टेटस मिलेगा। तभी किंगफेंग कैप्टन चैन से पूछता है कि वो कितने रैंक का एलिमेंटिस्ट मास्टर होगा। कैप्टन चैन कहता है ये कम से कम 1 रैंक का तो एलिमेंटिस्ट मास्टर होगा ही। तभी किंगफेंग अपने मन में सोचता है मैंने जब उसे पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे कब और कहाँ देखा था। तभी उसे अचानक से याद आता है उस शख्स को उसने अपने पिछली जिंदगी में देखा था। तभी हम किंगफेंग के पिछली जिंदगी के बारे में देखते हैं, जहाँ पर किंगफेंग लिंग फैंगली के गेट पे खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि चूचू के कातिल को बाहर निकालो। तभी यही शख्स बाहर आता है कि दरवाजे पे कौन बदतमीज चिल्ला रहा है, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम यंग मास्टर से मिल सको। तभी हम देखते हैं कि वो अपने गार्ड को ऑर्डर देता है और सारे गार्ड किंगफेंग को मिलकर मारने लगते हैं। इधर हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे किंगफेंग घबराते हुए मन में सोच रहा होता है ये तो सिटी लॉर्ड का आदमी है, ये लोग मेरे घर के पास क्या कर रहे हैं। तभी वो घबराते हुए मन में सोचता है कि क्या इन लोगों ने चूचू को पहले ही मार दिया है। हम देखते हैं कि किंगफेंग घबराते हुए अपने कमरे की तरफ भाग रहा होता है और मन में सोच रहा होता है क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, क्या उन लोगों ने सच में चूचू को मार दिया है। वो अपने मन में फिर सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद करके मन में कह रहा होता है कि मैं चूचू के साथ दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। और वो अपने रूम का दरवाजा खोलते हुए कहता है चूचू क्या तुम ठीक हो। तभी हम चूचू को देखते हैं जो कि चोरी चुपके से खाना खा रही होती है। वो घबराते हुए कहती है भाई आप वापस आ गए हैं, मैं कुछ भी चोरी नहीं कर रही, मैं तो बस इसको टेस्ट कर रही थी। अगले सीन में हम दोनों को खाने के टेबल पे देखते हैं, जहाँ पे किंगफेंग कहता है कि चूचू क्या आज हमारे घर पे कोई आया था। चूचू कहती है हाँ आया तो था, लेकिन ये आपको कैसे मालूम। किंगफेंग कहता है वे लोग कौन थे और कहाँ से आए थे। चूचू कहती है कि वे लोग यहाँ से फोन वापस ले जाने के लिए आए थे। तभी किंगफेंग कहता है क्या तुम्हारा फोन ले जाने के लिए। तभी चूचू कहती है नहीं आप थोड़ा रुकिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। जब मैं अपने काम से रिजाइन देने के लिए गई थी और जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे सड़क पे एक मोबाइल मिला
मिला। मैं वहाँ पर कुछ देर तक इंतजार भी की, लेकिन उस मोबाइल को ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आया, तो मैं उस फोन को लेकर घर पे आ गई। उसके बाद उस फोन का ऑनर मुझे कॉल किया। मैंने उसे अपने घर का एड्रेस दिया और कहा कि वो आकर अपना सेल फोन ले जाए। मुझे नहीं पता है कि जब वो घर आए तो उन लोगों ने मोबाइल के बदले मुझे 10,000 कॉइन भी देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे पैसे नहीं लिए। तभी क्वीन फैंग कहता है, क्या तुमने सचमुच ऐसा ही किया है? चूचू रोने जैसा शक्ल बना के कहती है कि मैंने उसे 10,000 कॉइन नहीं ली है, इसका रिग्रेट मुझे अभी हो रहा है। मैं उस पैसे से ढेर सारी चॉकलेट खरीद सकती थी। तभी क्वीन फैंग कहता है, अगर तुम्हें चॉकलेट चाहिए तो तुम्हारे भाई के पास इसके लिए बहुत पैसा है, तो तुम क्यों नहीं मेरे पैसे से खरीद लेती हो? चूचू, ये सब मेरी गलती है, हर समय मैंने तुम्हें भूखा ही रखा है। ठीक है, अब ये सब चीज छोड़ो, आज से तुम एक अच्छी जिंदगी जियोगी। इधर हम क्वीन फैंग को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फोन लिंग जुयांग का है और उसे वो फोन गलती से खो गया था, तो लिंग जुयांग ने वो किसी को फोन लाने के भेज दिया होगा। लेकिन अब परेशानी की बात ये है, क्या लिंग जुयांग फिर से चूचू पे हमला करेगा? तभी क्वीन फैंग कहता है, चूचू क्या तुमने मोबाइल को देखा है? क्या उस मोबाइल में कोई स्पेशल चीज थी, जैसे कोई मैसेज वगैरह? तभी चूचू याद करती है और कहती है, हाँ, जब मैं मोबाइल लेकर यहाँ आई थी तो उस मोबाइल में एक अजीब सा मैसेज आया था। उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि हम लोगों का डील आधी रात में माउंटेन लोहा पे होगा और ये सब 3 दिन बाद ही होगा। तभी क्वीन फैंग जैसे माउंटेन लोहा का बात सुनता है कि वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि माउंटेन लोहा में तो बहुत सारे बीस्ट और मॉन्स्टर रहते हैं, यहाँ तो कोई बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट जाने से पहले घबराता है, तो कौन ऐसा लोग है जो इतनी खतरनाक जगह पे वहाँ व्यवसाय करने के लिए जाएगा? और ये बहुत अजीब बात है कि वे लोग आधी रात को डील करेंगे। क्वीन फैंग चूचू को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये हो सकता है कि लिंग जुयांग चूचू पे भविष्य में हमला करे और वो हमला इस मैसेज से रिलेटेड हो सकता है। मुझे डर लग रहा है कि उन लोगों का यहाँ पे कोई डार्क सीक्रेट छुपा हुआ है और इसीलिए लिंग जुयांग चूचू को मार देगा ताकि उसका सीक्रेट बाहर ना आए। अभी क्वीन फैंग कहता है, चूचू क्या तुमने देखा है कि उस मैसेज को भेजने वाले का नाम क्या था? चूचू कहती है, मुझे ठीक तरह से याद तो नहीं है, लेकिन उसका सरनेम जाओ था। भाई, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इन सभी चीजों का हम लोग से कोई लेना देना नहीं है। क्वीन फैंग हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। और तभी क्वीन फैंग कहता है, चूचू हम लोग यहाँ से कुछ दिनों में जाने वाले हैं। चूचू अपने मन में सोचती है, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? क्वीन फैंग मन में सोचता है कि चूचू का लोकेशन अब एक्सपोज हो गया हुआ है, अगर हम लोग रिफ्यूजी एरिया में रहेंगे तो वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी। तभी चूचू कहती है, भाई टाउन एरिया में रहना बहुत ज्यादा महंगा है। तभी क्वीन फैंग कहता है, पैसे के बारे में सोचने की अब जरूरत नहीं है, अब तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। ये देखकर चूचू खुश होते हुए कहती है, क्या एक सरप्राइज? तभी क्वीन फैंग चूचू को एक मोबाइल दे देता है और कहता है, ये रहा तुम्हारा मोबाइल। मोबाइल को देखकर चूचू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या आप मेरा अपना मोबाइल है? ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और वो जेनेटिक पिल को देते हुए कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है। उसे देखकर चूचू कहती है कि भाई ये क्या है? क्वीन फैंग कहता है, जब तुम इसे पियोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि चूचू जेनेटिक पिल को पी लेती है। इधर हम क्वीन फैंग को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है कि पिछली दुनिया में कल आने वाला जो समय है, मेरी पिछली जिंदगी में उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं सब कुछ अब एडवांस में करना चाहता हूँ ताकि मैं उसका प्रोटेक्ट कर सकूँ और मैं चूचू की भी पावर बढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके। हम इधर देखते हैं कि वो जैसे जेनेटिक पिल को पीती है कि तभी उसके शरीर से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर चूचू कहती है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में बहुत ताकत आ गया है। तभी क्वीन फैंग चूचू को एक रॉड देते हुए कहता है कि चूचू तुम इसे मोड़ने की कोशिश करो। तभी हम देखते हैं कि चूचू उस रॉड को मोड़ के एक खिलौने का आकार दे देती है और वो कहती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा ताकत आ गई है। भाई तुमने आखिरकार मुझे कैसा ड्रीम पिलाया? क्वीन फैंग कहता है कि वो एक जेनेटिक मेडिसिन है जो तुम्हें एक जेनेटिक वॉरियर बना देगा और इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये सुनकर चूचू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये मेडिसिन तो जिन वॉरियर के लिए है, क्या मैं भी एक जेनेटिक वॉरियर बन गई हूँ? तभी क्वीन फैंग कहता है कि जेनेटिक वॉरियर 3 लेवल में बटा हुआ है जो कि पावरफुल सोल्जर से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। क्वीन फैंग आगे कहता है, जब तुम लेवल 4 की जेनेटिक मेडिसिन ले लोगी तुम्हारा कॉम्बैट पावर 200 से भी ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई एलिमेंटिस्ट एक्सपर्ट भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। तभी हम देखते हैं कि चूचू क्वीन फैंग से आके लिपट जाती है और कहती है, भाई आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हम देखते हैं कि चूचू को पकड़ने की वजह से क्वीन फैंग का हालत खराब हो रहा होता है और क्वीन फैंग अपने मन में सोचता है कि चूचू का स्ट्रेंथ तो मेरे इमेजिनेशन से भी बाहर है। अगला सीन हम लिंग फैमिली के महल का देखते हैं जहाँ पे हमें लिंग फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंग जैन हो होता है। वो कह रहा होता है कि तुम सब बेवकूफ हो, मैंने तुम लोग को इतना छोटा काम दिया फिर भी वो तुम लोग उसे ठीक से नहीं कर पाए। तुम्हारा भाई अभी कल्टीवेशन कर रहा है, उसके पास ये सब करने का समय नहीं है, इसलिए मैंने तुमको ये सब दिया ताकि तुम लोग ये सब कर लो। ये पहली बार है कि मैंने तुम्हें कोई टास्क दिया हो लेकिन तुमने इसमें भी गलती कर दी है, तुम लोग तो सच में बेकार हो। तभी लू जुयांग कहता है, डैड मैंने सब कुछ सही किया था लेकिन पता नहीं कैसे मेरा मोबाइल गुम हो गया था। हम देखते हैं उसके बगल में वही शख्स खड़ा होता है जो क्वीन फैंग के घर पे गया होता है और उसका नाम बाइसू होता है। बाइसू कहता है कि सेकेंड ग्रैंड मास्टर से गलती हो गई है
और ये इतना बड़ा भी गलती नहीं है, बस इन्होंने अपना फोन खो दिया था। उसमें जाओ चैंगटोंग का कॉन्टेक्ट नंबर है। तभी लिंग जैंग हो कहता है उस लड़की के अलावा कोई और है जिसने वो मैसेज देखा हो। बाइसू कहता है नहीं, वहाँ पर केवल एक लड़की ही थी और उसके साथ उसका भाई रहता है जो उस वक्त नहीं था। जब हम लोग वो फोन लेने के लिए गए तो वो उस वक्त वहाँ पे अकेली ही थी। तभी लिंग जुयांग कहता है डैड अब फोन हम लोग को मिल गई है और वो लड़की तो रिफ्यूजी एरिया में रहती है। अगर वो लड़की मैसेज को पढ़ भी लेगी तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लिंग जैन हो कहता है बेवकूफ कहीं के कि 2 दिनों बाद यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और उस मैसेज को देखकर वो छोटी लड़की समझ गई होगी कि हम लोग कैसा काम करने वाले हैं। तभी लिंग जुयान कहता है कि डैड अगर वो गेस भी कर लेगी तो भी वो कुछ भी नहीं कर सकती है। वो अभी रेफ्यूजीज एरिया में रह रही है, उसके बातों का कोई भी भरोसा नहीं करेगा। लिंग जैन हो गुस्सा करते हुए कहता है बेवकूफ कहीं के, तुमने पहले गलती की है और अब तुम बहाना बना रहे हो। तुम मेरे बेटे हो लेकिन तुम लिंग टेंगियांग से इतना बेकार कैसे हो गए। तभी लिंग जुयान मन में सोचता है ठीक है अब इससे शुरू होने वाला है, ये मेरे भाई से मेरा कंपेयर करने वाले हैं। हाँ मेरे पास वो पावर नहीं है कि मैं एलिमेंटिस्ट बन पाऊँ और मेरा फ्यूचर भी मेरे बड़े भाई की तरह ब्राइट नहीं है, लेकिन मैं आपका ही बेटा हूँ। क्या आप मुझे हमेशा ऐसे ही नीचे दिखाते रहेंगे। तभी बाइशू कहता है माय लॉर्ड आपका दूसरा बेटा बहुत ज्यादा मेहनत करता है और उसने पहले ही जिंक मेडिसिन को ले लिया है। तभी लिंग जैंग हो गुस्सा करते हुए कहता है अगर वो हार्ड वर्कर है तो मैं क्या करूँ, एक भी इससे सही काम नहीं हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें ये बात अब बता दे रहा हूँ, अगर ये डील सक्सेसफुली हो गया तो तुम एक एलिमेंटिस्ट बन पाओगे, इसलिए हम लोग इस प्लान को करने में इतना रिस्क ले रहे हैं। ये सुनकर लिंग जुयांग शॉक्ड होते हुए कहता है क्या मेरे पास अब भी मौका है एलिमेंटिस्ट बनने का। लिंग जैंग हो कहता है अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो गया ये हम लोग के लिए बहुत बुरा होगा। क्या तुम अब उस लड़की की कोई खबर लीक करने के बारे में सोच रहे हो। अगर वो लड़की इस खबर को लीक कर देती है तो हम लोग बहुत खतरे में आ जाएंगे। लिंग जुयांग घबराते हुए कहता है वो हम लोग के लिए ज्यादा खतरा नहीं है। तभी उसके पिता कहते हैं हम लोग छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग अब उसे चिंता नहीं छोड़ेंगे। लिंग जुयांग गुस्सा कर वहाँ से जाते हुए कहता है कि डैड आप देखना मैं इस एग्रीमेंट को अच्छी तरह से करूंगा, साथ में बाकी और चीज की भी देखभाल करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन फैमिली का हेड कहता है बाइस्वैग तुम इधर आओ। बाइस्वैग कहता है मास्टर मैं यहीं पे हूँ। लिन फैमिली का हेड कहता है तुम सेकेंड मास्टर का चुपके से फॉलो करो और उसे प्रोटेक्ट करना और ध्यान देना कि वांग जी का जो मैटर है उसे जल्दी से सॉल्व कर दे, नहीं तो फ्यूचर में हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं होगा। और ये सब के बारे में जो जानता है सबको मार डालो। बाइस्वैग कहता है आपका ये नौकर आपकी हर बातों को मानेगा। अगला सीन हम हांगजी सिटी का देखते हैं जहाँ पे चूचू कह रही होती है कि ब्रदर आपको मुझे देखकर क्या लग रहा है, क्या मेरा कपड़ा अच्छा लग रहा है। कुनफेंग कहता है हाँ तुम पे ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। वो केवल देखने में ही अच्छी नहीं है बल्कि वो ताकत के मामले में मॉन्स्टर बन गई है। ये कपड़ा देखने में ही अच्छा नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी है और इसका डिफेंस बहुत ज्यादा हाई है। इस कपड़े का डिफेंस इतना ज्यादा हाई है लेवल 4 के बीस्ट के हमले को भी रोक सकता है। तभी चूचू कहती है इस कपड़े को छूने से बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है लेकिन इसका डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा है। कुनफेंग घबराते हुए कहता है हाँ, और कहता है कि वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है। इसका 2 सेट लेने में मुझे 2.3 मिलियन का कॉस्ट पड़ गया और इसके साथ साथ मैंने टाइटेनियम एलॉय का एक शॉट भी लिया जो कि मुझे 1 मिलियन का पड़ा है। मेरे पास जितने पैसे थे वो लगभग खत्म होने वाले हैं।